हेलो क्लास, वेलकम बैक टू आदिराज क्लासेस। मैं गुरमीत चौधरी आदिराज क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमने शुरू किया हुआ है प्रैक्टिस सेट की सीरीज, जिसके रिगार्डिंग हम 8 सेट अब से पहले कर चुके हैं और आज सेट नंबर 9 रहेगा, जिसके अंदर हम यूपीएससी के 12 दिसंबर की शिफ्ट बन के टॉप नॉच क्वेश्चन देखने वाले हैं 2017 वाले। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ये 12 दिसंबर के जो आपका सेट रहे थे प्रीवियस, इनका काफ़ी हाई भी इन्होंने बनाई हुई है भाई मार्केट के अंदर। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं ना। मैंने इसके अंदर मैं आपसे बता दूं कि मैंने डीआई वाले क्वेश्चन अभी के लिए स्किप कर दिए। उसका रीज़न ये है कि मैं सारी शिफ्ट्स के डीआई एक लंबी वीडियो बना के उसके अंदर सोल्व करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1, आप इसे एक बार अटेम्प्ट करेंगे। चलिए, यदि 38 लगातार सम संख्याओं का औसत 167 है तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो कैसे करना है इस क्वेश्चन को भाई। एवरेज कितना दिया हुआ है आप ध्यान से देखोगे एक बार। आपसे एवरेज दिया हुआ है 167, है ना। अब आपको क्या पता है ये कितने नंबर्स का है, 38 नंबर्स का। सबसे पहले आपको क्या करना है, जितने भी नंबर्स रहे होंगे, इसका ट्रिक है भाई, बहुत बढ़िया ट्रिक है। आप इसे एक बार ध्यान से समझ लो, है ना। आप इसमें से एक माइनस करोगे। सबसे पहले ये आ गया 37। ठीक है, ये 37 आ गया। अब देखो, अगर ये लगातार आने वाले नंबर्स होते तो आप क्या करते, 38 लगातार सम संख्याएं हैं, लेकिन अगर ये लगातार आने वाले होते नंबर कि यानी सम का रोल होता, यदि लगातार आने वाली संख्याएं होती, ठीक है, तो मैं क्या करता, मैं 37 को 2 से एक बार और डिवाइड करता। लेकिन अगर कभी भी सम या विषम वाले क्वेश्चन हो, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि सम संख्या या विषम संख्या दो के गैप पे आएंगे। ठीक है, एक ऑल्टरनेट आने वाली, मतलब सम संख्या और विषम संख्या, सब में दो का गैप होता है। यानी एक आया तो फिर उसके बाद 3 होगा, फिर 5 होगा। इवन की सीरीज ऐसे चलेगी, और मैं बोलूँ सॉरी, ओड की सीरीज ऐसे चलेगी 1 3 5, है ना। और मैं इवन की बताऊं तो आपकी चलेगी 2, फिर उसके बाद 4 देखने को मिलेगा, फिर 6 मिलेगा, इस तरीके से। तो यानी ये ऑलरेडी दो का गैप लेके चल रही है, तो मैं डिवाइड नहीं करूंगा। ठीक है, अगर मुझे सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा भाई, अब मैं निकाल के दोनों दिखा देता हूँ। आपको सबसे बड़ा नंबर चाहिए तो 37 को ऐड कर दोगे आप अपने एवरेज के अंदर। अगर आपको छोटे वाला नंबर चाहिए तो 37 को आप माइनस कर दोगे। अब मैं निकाल देता हूँ। ठीक है, 7 और 7 14, ये आ गया 4। ठीक है, अब देखो 16 17 18 19 और एक 20, ये आ गया 204। ये सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, सबसे छोटा नंबर क्या होगा, 7 में से 7 0 3 1, 130 आपका छोटा नंबर होगा। आपने एक बार माइनस कर दिया और एक बार आपने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। लेकिन इसने क्या पूछा हुआ है, इसने बोले सबसे छोटी संख्या इस सीरीज की ये, सबसे बड़ी संख्या ये है। उसने पूछा टोटल। ठीक है, तो यानी 204 में आपको जोड़ना है 130, और ये आपका फाइनल आंसर आपके सामने 334। ठीक है भाई, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर लोगे। ठीक है, अगर ये सीरीज लगातार आने वाली होती, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, आप यहाँ पे 37 को एक बार 2 से डिवाइड कर दे, वो जो भी रिजल्ट आता आपका वो क्या होता, सबसे छोटी संख्या चाहिए तो घटाना पड़ेगा, सबसे बड़ी संख्या चाहिए तो जोड़ना पड़ेगा। इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और ये क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाओगे अभी। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, करके दिखाओ। एक स्कूल में मैकेनिकल विभाग के A1 A2 और B1, है ना, 3 अनुभाग है ना। क्या क्या नाम दिया हुआ है भाई, A1 B1, है ना, सॉरी A2, A1 A2 और भाई B1, ये 3 विभाग है आपके पास। ठीक है, तो इसने क्या बताया, इसमें 72 स्टूडेंट है, 72, और इसमें 96 है, इसमें 144 है। ठीक है, प्रत्येक कक्षा में छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा होने के कारण प्रधानाचार्य जी क्या करते हैं, कमरों की संख्या बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं कि हम क्या करें, इन सबको एक व्यवस्थित तरीके से बिठाना चाहते हैं। तो हमने क्या करा, नंबर्स ऑफ रूम इंक्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, किसे पता लगा, प्रधानाचार्य जी को। तो कमरे की कितनी न्यूनतम संख्या आवश्यक होगी, तो कमरे में ना, मतलब ये बोल रहा है कि कितने स्टूडेंट बिठाए जाए यदि हर कमरे में बैठे हुए छात्रों की संख्या समान हो। यानी एवरी रूम, ईच रूम के अंदर आपके जो बैठने वाले स्टूडेंट हैं उनकी संख्या एक तो समान होनी चाहिए। ठीक है, और प्रत्येक कमरे में एक ही अनुभाग के छात्र होने चाहिए। ठीक है भाई, यानी कि आपको क्या करना है भाई, इनको इनको और इनको इस तरीके से ऑर्गेनाइज बिठाना है, मतलब अच्छे तरीके से, कि प्रत्येक रूम के अंदर स्टूडेंट्स के नंबर्स भी सेम हो, और क्या है, ये सबके सब सेट भी हो जाए सही तरीके से। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप इनका एचसीएफ निकाल लोगे। आपको पता लगा कि एचसीएफ कितना आएगा। मैं सबसे पहले एचसीएफ निकालता हूँ, मैं चेक कर लेता हूँ दो ऐसे नंबर्स जो नियर बाई हो, आसपास हो, 3 हो 4 हो 5 हो, कितनी भी संख्या है, तो मैं आसपास वाले दो नंबर ढूंढूंगा सबसे पहले।
तो मैंने देखा 6 में से मैं फिर 2 को माइनस करूंगा तो मेरे पास आया 4, 9 में से मैंने 7 को माइनस करा तो मेरे पास आया 2, तो 24 आया। अब मैं चेक करता हूँ कि 24 से ये तीनों संख्या डिविजिबल है, कट जाएंगी। अगर कट जाएंगी तो मेरा एचसीएफ यही है, वरना मुझे इसके फर्दर फैक्टर्स चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो मैं 24 से चेक करता हूँ, 24 से भी कट जाएगा, 24 है ना, 24 दिया 72। अब 24 से आप इसे भी देखो, ये भी कट जाएगा आपका, ठीक है, 24 चौका 96, 24 से आपका ये भी कट जाएगा, 6 बार कट जाएगा, ठीक है। तो भाई मुझे पता कि ये तीनों के तीनों इससे कट जाते हैं, ठीक है। तो मुझे पता लगी मुझे प्रत्येक रूम में 24 स्टूडेंट बिठाने, ठीक है। अब देखो पहले रूम के लिए, पहले क्लास के लिए 72 स्टूडेंट है और एक रूम के अंदर 24 स्टूडेंट आप बिठा सकते हो, ठीक है। तो आपको पता लगा कि भाई 72 को जब आप 24 से भाग दोगे तो आपको पता लगा कि 3 रूम तो आपके यहाँ पे लगेंगे। फिर आपको पता लगा कि 96 स्टूडेंट और एक रूम के अंदर 24 बिठा सकते हो आप, 4 रूम आपके यहाँ पे लगेंगे, ठीक है। अब देखो 144 स्टूडेंट यहाँ पे सॉरी भाई, और एक रूम के अंदर आप 24 स्टूडेंट बिठा सकते हो, तो आपके 6 रूम यहाँ पे लगेंगे। तो देखो नंबर ऑफ रूम्स कितना आया, 3 रूम यहाँ, 4 रूम यहाँ पे और 6 रूम यहाँ पे, यानी नंबर ऑफ रूम्स 13 आ गया आपका, ठीक है। तो यही क्वेश्चन था आपसे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। ये देखो भाई क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, इसने रेशो पूछा है, ठीक है। ये रेशो है 4:3, ये 4:3 आ गया आपका, है ना। ये 3:4 है, ये 4:5 है, ये 1:1 है, ठीक है भाई। ये ऐसा रेशो में दिया हुआ है, लेकिन बोल क्या रहा है, विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेनें प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को 54 सेकंड और 1.5 मिनट में पार कर लेती है, ठीक है। अगर वे एक दूसरे को 74 सेकंड में पार करती है तो उनकी गति का अनुपात बताइए, ठीक है। तो सबसे पहला तरीका, इसके लिए बेस्ट तरीका क्या होगा, बेस्ट तरीका होगा आप क्या लगा दो, एलिगेशन। आप एलिगेशन लगा के भी इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। देखिए कैसे, देखो पहली ट्रेन के लिए 54 सेकंड, आपको पता है ना कि अगर मैं टाइम पे एलिगेशन लगाता हूं तो मुझे क्या मिलता है, स्पीड का रेशो मिलता है। तो मेरे पास क्या है 54 सेकंड, और इधर क्या है मेरे पास 1.5 मिनट यानी 90 सेकंड, ठीक है। और मुझे पता है कि जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती है तो 74 सेकंड में करती है। तो मैं लगाऊंगा भाई एलिगेशन इसके अंदर। मैं लॉन्ग मेथड से भी आपको आपको बता दूंगा क्योंकि एक अच्छा क्वेश्चन है। अब मैं देखता हूँ भाई एलिगेशन, बड़े में से छोटे को घटाना, 74 में से जब आप 54 को घटाओगे तो आपके पास आए 20, ठीक है। यहाँ पे 90 में से आप 74 को घटाओगे आपके पास आए 16, ठीक है। तो क्या रेशो आ गया भाई, 4:5। तो सबसे पहले तो आंसर देने वाली बात आई, तो ये आपका आंसर 4:5, ठीक है भाई। लेकिन अगर आपको एलिगेशन समझ में नहीं आया तो मैं एक बार इसे बेसिक से भी डिटेल से आपको समझा देता हूँ ताकि आपके विजन में क्लियरिटी आए, ठीक है। तो चलो मैं इधर ही लिखने की कोशिश करता हूँ भाई, ध्यान से देखियो। विपरीत दिशा में चल रही दो ट्रेन प्लेटफॉर्म पर खड़े एक आदमी को क्रम से 54 सेकंड, ठीक है। तो एक बात बताओ, जब कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हुए व्यक्ति को पार कर दे तो ट्रेन खुद को ही पार करती है क्या, ये चीज आपको अगर पता है तो आप देखो। तो मेरी L1 यानी ट्रेन की लंबाई क्या निकलेगी, मेरी ट्रेन की लंबाई कितनी निकलेगी भाई, मैंने एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हुए आदमी को 54 सेकंड में पार किया, ठीक है। और मैंने मान लिया कि इस ट्रेन की जो L1 ट्रेन है, मेरी L1 लंबाई की ट्रेन है, मैंने मान लिया कि इसकी जो है स्पीड मैंने मान ली कि भाई कितनी, S1 मान ली मैंने भाई। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, मैंने मान लिया कि S1 की स्पीड से चलती है, तो ये इसकी लेंथ आ गई क्या भाई ट्रेन की। अब मैंने दूसरे वाली ट्रेन की मान ली L2। अगर दूसरी ट्रेन की L2 मैंने लंबाई मान ली तो ये किसी प्लेटफॉर्म पर खड़े व्यक्ति को 90 सेकंड में पार करती है, और मैंने मान ली कि स्पीड S2 रही है उसकी, ठीक है भाई। मैंने S1 और S2 मान ली, ठीक है। तो मेरे पास लेंथ आ गई क्या मेरी, बताइए भाई किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक। अब उसने क्या बताया है, उसने बताया कि आपने 74 सेकंड में ना एक दूसरे को पार करा। जब ट्रेन एक दूसरे को पार करेंगी तो वे रिलेटिवली ऐसे चल रही होगी क्या, देखो विपरीत दिशाओं में ऐसे। तो आमने सामने से जब ये जाएंगी तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी, ठीक है भाई। तो मेरी लेंथ जो मुझे लेंथ कवर करनी ओवरऑल, दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों की जुड़ जाएगी, ठीक है। ये आगे 54 S1 प्लस 90 S2, ये मेरी स्पीड आ गई भाई, ठीक है। अगर मैं स्पीड को मेरी ये डिस्टेंस आ गई, ठीक है। अगर मैं डिस्टेंस को कभी भी स्पीड से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास मेरा टाइम आ जाएगा भाई। और मेरे पास देखो मैंने डिस्टेंस तो लिख दिया, मेरी स्पीड कितनी है जो रिलेटिवली है, तो ऐसे जाएंगे दूसरे के सामने तो जुड़ जाएगी कि आपकी स्पीड, तो S1 प्लस S2।
अब ये देखो, ये आपकी क्या है, डिस्टेंस, और ये आपकी स्पीड है। डिस्टेंस बटे स्पीड ये टाइम के इक्वल होता है क्या, और ये आपसे 74 सेकंड दे रखा है भाई, 74 ही है ना, हाँ जी। तो ये डाटा मेरा इसके इक्वल हो गया। अब मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ध्यान से देखियो भाई बहुत। तो मैं इसकी 1 की करूंगा इधर, तो 54S1 प्लस 90S2, ये होगा 74। अब मैं इधर करूंगा है ना, 74S1 प्लस 74S2। तो यहां तक बताओ भाई, प्रॉब्लम है किसी को सबसे पहले, नहीं है ना? तो आप देखते हो कि आप इसे इधर लाके माइनस कर सकते हो, ठीक है। तो ये 74S1 में से 54S1 जब माइनस होगा तो 20S1 आ गया क्या ये? अब देखो ये 74S2 उधर जाके माइनस हो जाएगा, ठीक है। मुझे क्या मिला भाई, मुझे मिलेगा 74 घटेगा तो 16S2। तो यहां से मुझे S1 और S2 का रेशो कितना मिलेगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ भाई, ठीक है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ठीक है। S1 और S2 का रेशो मुझे कितना मिलेगा, अब देखो S1 और S2 का रेशो मिलेगा मुझे 4/5, क्योंकि जब मैं S1 निकाल लूंगा तो मैं इसे कवर करूंगा, S2 निकाल लूंगा तो इसे कवर करूंगा। तो मेरे पास है 16 और 20, 16 और 20 का मतलब 4/5, और वही मैंने क्या बताया था आपसे, इधर भी मैंने आपसे बताया था, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ आ गया होगा कि एलिगेशन से करना क्यों जरूरी है। अगर आप लॉन्ग मेथड से जाओगे तो आप बहुत लेंथी प्रोसेस को फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो इसलिए लॉन्ग मेथड को आप अवॉइड करके चलेंगे। चलिए भाई, ये चीज आपको समझ आई। मैंने लेंथ निकाली दोनों ट्रेन्स की, ठीक है। मैंने रिलेटिवली जाना था एक दूसरे के विपरीत दिशा में, तो मेरी जब मैंने लेंथ को टोटल करा तो 54S1 प्लस 90S2, और इसकी स्पीड S1 और S2 मान रखी है, रिलेटिवली जा रही है एक दूसरे की विपरीत दिशा में, तो मैंने जोड़ दिया और ये मेरा टाइम आ गया, और मेरे अकॉर्डिंग टाइम था 74। मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके S1 और S2 का रेशो निकाल दिया, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ये आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे एक बार अटेम्प्ट करो। 70 नलिका का लागत मूल्य 5 नलिकाओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। भाई ये तो बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, ठीक है। एक लाइन में आप इसे करोगे कितना, 10 का CP 5 के SP के बराबर है। तो CP और SP का रेशो आ गया आपके पास कितना, 1:2, क्योंकि ये 5 के अपॉन में 10 आ जाएगा, तो जब मैं इसे 5 से काट दूंगा तो 1/2। तो मुझे 1 का प्रॉफिट है किस पे, 1 का प्रॉफिट 1 पे है ना, तो 100%। परसेंटेज के लिए आप 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100%। बाकी आपको दिखते ही पता लग जाना चाहिए, क्योंकि फ्रैक्शंस पे आपकी इतनी पकड़ होनी चाहिए। 1 का खरीद रहे हो, 2 का बेच रहे हो, तो 1 का लाभ हुआ किस पे हुआ, 1 पर। जितने की चीज है उतने का ही लाभ हो जाना, मतलब 100% का प्रॉफिट, ठीक है भाई। ये एक इजी क्वेश्चन था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप करो। ये हम कौन सा पेपर कर रहे हैं भाई, 12 दिसंबर 2017 शिफ्ट 1 है ना, किसका, UPSI का, ठीक है। समझ रहे हो भाई। और मैंने टॉप नॉच क्वेश्चन उठाए हैं, मैंने ऐसे बहुत सारे इजी क्वेश्चन हटा दिए, मतलब हटाना भी क्या, DI हटाई मैंने भाई, है ना। और जो रीजनिंग के क्वेश्चन थे 1-2 मैंने वो हटाए बस, वरना मैंने मैथ से क्वेश्चन जो भी थे मैंने सारे पिक किए भाई, ठीक है। अब ये देखो भाई, इसकी मल्टीप्लाई आपको करनी है और आपको ना नियर बाई वैल्यू बतानी। तो मैं क्या देख रहा हूँ भाई, अब मैं इसकी मल्टीप्लाई करने के चक्कर में अगर पड़ जाऊँ तो ये बहुत लेंथी क्वेश्चन हो जाएगा मेरा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, देखो ये मुझे दिख रहा है कि मुझे नियर बाई आंसर बताना है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू बतानी है मुझे, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, नियर बाई वैल्यू को सपोज कर लेता हूँ, एज्यूम कर लेता हूँ। मुझे दिख रहा है कि ये 45 के आसपास है क्या, तो मैंने इसे 45 ले लिया। चलिए भाई, अब मैं देख रहा हूँ कि ये 45 से थोड़ा सा ऊपर है, बिल्कुल ये पॉइंट्स में है ना, माइनर सा ऊपर है, तो ठीक है मैं इसे भी 45 ही लूंगा। लेकिन मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 101 तो पूरा हो ही गया, उससे बिल्कुल पॉइंट्स में ऊपर है, तो मैं इसे ना 101 ही ले लेता हूँ, तो ये मेरी नियर बाई वैल्यू निकल जाएगी। अब मैं देखता हूँ कि ये भाई 45 की गुना मुझे 45 में करनी है, तो इसी गुना करने का तरीका है, कभी भी आपको ना 45 का स्क्वायर 35 का, जिसके लास्ट में 5 होता है, तो आप क्या करते हो, लास्ट की संख्या का स्क्वायर कर देते हो। ये 25 आ गया। अब बचा 4, यानी 4 का मैं 45 का स्क्वायर निकालूँ तो 4 होगा। अब मैं इससे जस्ट अगले वाली संख्या में इसकी मल्टीप्लाई करूंगा, यानी मैं 4 की गुना 5 में करूंगा, 5 चौक 20 हो गया, ठीक है। तो ये इसका स्क्वायर आ गया डायरेक्ट। अब इसकी मल्टीप्लाई मुझे 101 में करनी है भाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, मैं 20-25 की गुना अगर मैं 100 में कर दूं तो 20-25 मुझे, और इसके पीछे 2 जीरो लगी हुई मिलेगी क्या। अब मैंने 100 में तो कर दी, अब 1 में एक बार और करनी है, तो 20-25 की जब मैं 1 में गुना करूंगा तो मुझे मिलेगा 20-25, ठीक है। तो मैं जब इसे ऐड कर दूं, आप अपने तरीके से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 4 20, तो 20 45 25 के आसपास देख लो कौन सा ऑप्शन है,
ये तो नहीं है 20, ये नहीं है 20, और 20 45 20 43 है, तो ये नियर बाई है, ये 25 बहुत ऊपर पहुंच गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, नियर बाई वैल्यूज ली और तब भी हम क्वेश्चन को कर पाए। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस था और हमें अप्रोक्सीमेट ही वैल्यू बतानी थी। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैंने इसका भाई फिगर नहीं लगाया, ठीक है भाई, चलो मैं अभी लगा देता हूँ, पहले आप अगले क्वेश्चंस कर लो, इतने मैं फिगर बना दूंगा इसकी भाई सेम, तब तक आप नेक्स्ट क्वेश्चन कर लो, है ना। ये मैंने थोड़ी सी गलती कर दी, चलो कोई दिक्कत नहीं, ये रीजनिंग का क्वेश्चन भी मैंने उठा लिया। ठीक है, ये बोल रहा है कि भाई लीप ईयर है ना, पहले 5 महीनों के विषम दिन बताओ। ठीक है, अगर कोई लीप ईयर है तो आप देख रहे हो जनवरी कितने का होते हैं, 31 का, फरवरी होते 29 का। ठीक है, अब मार्च 31 का, ठीक है, अप्रैल फिर 30 का, और मई फिर 31 का, ऐसे होने वाला है आपका। ठीक है, अब आपको निकालना है ओड डेज। ठीक है, विषम दिन, लीप ईयर में, मैंने लीप ईयर लिया, कैसे पता लगा, 29, मैंने यहाँ पे 28 के पहले इस पे 29 लिया, क्योंकि लीप ईयर में फरवरी आपकी 29 की होती है। ठीक है, तो मैं विषम दिन ओड डेज निकालने हैं मुझे, तो मैं 7 से डिवाइड करूंगा। ठीक है, 7 चौक 28, 29, 30, 31, 3 ओड डेज तो मेरे यहाँ पे आ गए, 7 चौक 28 और 1 29, तो यहाँ पे आ गए, यहाँ पे भी 3 आ गए, यहाँ पे 2 आ गए मेरे ओड डेज, यहाँ पे कितने आ गए, यहाँ पे भी 3 आ गए, तो मेरे टोटल ओड डेज कितने आ गए, 3 4 4 और 3 7 8 9 9 और 3 12 12 ओड डेज टोटल आ गए। लेकिन मैं जब तक 7 से डिवाइड कर पाऊंगा मैं करता रहूंगा। ठीक है, यानी मेरा रिमाइंडर 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने 7 से एक बार और काट दिया, 7 तो एक बार 7 ही कम 7 हो गया, तो 5 बच गया ना, जो बचेगा 7 से छोटा वही मेरा ओड डेज होगा। ठीक है, तो मेरे 5 ओड डेज इसके अंदर है। ठीक है, रीजनिंग से क्वेश्चन है वैसे तो। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। उस अनुपात को ज्ञात करें जिसमें एक 192 रुपये प्रति किलोग्राम कीमत वाली मिश्रण को 150 रुपये प्रति किलोग्राम वाली मिश्रण के साथ इस तरह से मिलाया जाए ताकि तब अंतिम मिश्रण को 194.40 रुपये में बेचने पर भी आपको 20% का मुनाफा हो। तो मैं एलिगेशन लगाऊंगा भाई, ये पहली वस्तु है मेरी और ये मेरी दूसरी वस्तु है। मैंने पहले वाली को 192 रुपये प्रति किलोग्राम और दूसरे वाली का रेट है 150 रुपये प्रति किलोग्राम। लेकिन मुझे एक चीज पता है, जब मैंने मिक्स करके बेचा ना तो मैंने 194.40 रुपये का बेचा है इस बार, ये मेरा एसपी दिया है। और ये क्या है, जब आप खरीद के ला रहे थे तब आपने 2 वैरायटी खरीदी थी, उनका सीपी है 192 और 150। तो मेरा एलिगेशन से जाऊंगा भाई क्वेश्चन की तरफ। तो ये है, इतने में मैंने उसे बेचा और मुझे क्या हुआ भाई, 20% का प्रॉफिट। 20% का मतलब क्या होता है भाई, 1/5, यानी 5 की चीज आपने एक प्रॉफिट में 6 के साथ बेच दी क्या। तो मेरा एसपी मेरे अकॉर्डिंग 6 आया है जब मेरा सीपी 5 था। ठीक है, तो मैं अपने सीपी पे पहुंचूंगा सबसे पहले, तो यानी 6 की वैल्यू है क्या, ये बताओ। ठीक है भाई, 1 यूनिट की वैल्यू मैं यहाँ से निकालता हूँ, 6 दूनी 12, 6 × 18, 6 दूनी 12 और 6 चौक 24, 32.4 आ गया मेरा, है ना। और जब मैं 5 से इसकी मल्टीप्लाई करूँगा, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू में सीपी पे जाना, तो मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई। ठीक है, तो ये 5 दूनी 10, 0 लगाया मैंने, और 6 10, मेरा एक कैरी गया, 5 या 15 16 160, तो यही आ गया। अब 5 चौक 20, 2 मेरे पास ये आ गया, तो 162 आ गया, 32.4 की 5 में गुना करके। ठीक है, तो मेरा एसपी ना 162 रहा हुआ, तब मैंने 194.4 रुपए की जब बेची तो मुझे 20% का तभी प्रॉफिट होगा, तो मैंने सीपी पे वापस गया। अब मैं लगा दूंगा इसके अंदर एलिगेशन, एलिगेशन लगने के बाद जो आपको रेशो मिलेंगे वही आपकी क्वांटिटी के रेशो रहे होंगे। ठीक है, किस रेशो में आपने मिलाया था, तो 192 में से मैं जब 162 को घटाऊंगा तो 30 मिलेगा मुझे भाई। जब मैं, अब ये बड़ा है यहाँ पे, इसमें से मैं जब इस छोटे वाले घटाऊंगा तो मुझे 12 मिलेगा। तो इनका रेशो बता दो आप क्या रहा है आपके पास। ठीक है, मैंने 3 से काट दिया, 3 चौक 12 और 3 धाम 30, मैंने 2 से काट दिया क्योंकि ये ना बड़ी संख्या से कट जाता है, 6 से कट रहा था ठीक सीधा, तो 2:5 मुझे फाइनल आंसर मिलेगा भाई, 2:5। ठीक है, आप क्वेश्चन को पढ़ लो और इजी क्वेश्चन है भाई, है ना। बेसिक से भी आप इसे कर सकते हो, लेकिन बेसिक से थोड़ा आपको लेंथी पड़ेगा। बताइए भाई, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है, आगे चले। ये लीजिए भाई क्वेश्चन आपके सामने, देखो कभी भी आपको मीडियन बतानी हो, इसमें माध्यिका पूछी गई है आपसे। ठीक है, इस क्वेश्चन के अंदर आपसे पूछी गई है माध्यिका।
तो आप इस नंबर्स की माध्यिका बताओ। सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको नंबर को ना एक, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में लगा लो या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा लो। मैं लगाता हूँ भाई, किसी में भी लगा लो आप, जब दोनों तरफ से सेम आंसर आएगा। मैंने ना बढ़ते क्रम में लगा लिया। तो सबसे छोटे नंबर से मेरी शुरुआत होगी क्या। मैंने देखा कि इसमें सबसे छोटा क्या है, माइनस का जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा होता है क्या। तो ये देखो मेरे माइनस के 3 और माइनस के 3, ठीक है। इसके बाद देखो माइनस का 2 है क्या, नहीं है। फिर मैंने देखा माइनस का 1 है क्या, तो मैंने देखा कि हाँ एक नंबर मेरे पास माइनस का 1 भी है, तो मैंने इसे भी ले लिया, ठीक है। अब मैं देखता हूँ कि माइनस का 1 एक ही बार है, जी हाँ। तो अब इसके बाद 0 का नंबर आएगा भाई। अब प्लस का 1 है मेरे पास, नहीं है। प्लस के 2 हैं, हाँ जी 3 तो ये रे भाई। एक, ओ सॉरी, एक तो आया नहीं, तो मेरे पास 2। और कितनी बार है 2, 3 बार 2 आ गया। अब इसके बाद मैं देखता हूँ 4 है क्या, जी नहीं। 5 है क्या, जी हाँ 5 है, लेकिन कितने, 1 2 3, 1 2 3। अब इसके बाद 6 का नंबर आएगा, कितने 6 हैं, 1 2 3 मेरे, 1 2 3। तो भाई ये कितने नंबर थे, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। मैंने कोई नंबर मिस कर दिया भाई, आप एक बार चेक कर लो। -3 कितनी बार है, 1 2, ठीक है। अब इसके बाद नंबर आने वाला है -1 का, ठीक है। -3 ही है, तो उसके बाद माइनस का 2 देखूंगा मैं, नहीं है। तो -1 कितनी बार है, एक, एक ही बार लिया मैंने भाई। फिर इसके बाद 0 का नंबर आया, ठीक है। और भाई इसके बाद -1, प्लस का 1 नहीं है, तो इसके बाद +2, 1 2 3, 3 ही बार है भाई। इसके बाद 5 का नंबर आया, 4 तो इसके अंदर नहीं था, तो मैं 5 को देखता हूँ। 1 2 3 4 बार है भाई, 5 है ना। आप एक बार 5 और बढ़ा लो, मेरे 5 है ना, 4 बार है। इस क्वेश्चन को इसी तरीके से ध्यान से करना आपको भाई, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और मेरे पास 6 कितनी बार है, 1 2 3। अब मैंने इसे बढ़ते क्रम में लगा दिया। आपको इस तरीके से, सबसे पहला स्टेप आपका यही है कि आप अपने नंबर्स को बढ़ते क्रम में लगाओगे, ठीक है। मैंने लगा दिया। अब आपको क्या चाहिए भाई, माध्यिका निकाले तो बीच का नंबर। तो इधर से कटा, इधर से गया, 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 इधर से। अब पाँच बीच में बच गए 2 नंबर, ठीक है। आप इनका निकाल दो माध्य, ठीक है। तो 2 + 5 आपका 7 आ गया, उसको आप डिवाइड कर दो 2 से, तो ये आ गया आपका 7 7 का आधा हो जाएगा 3.5। तो 3.5 आप आंसर लगाओगे। सबसे पहले क्या करना है, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है, या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। मैं अगली शिफ्ट्स के अंदर जो प्रैक्टिस सेट आपके नॉर्मल वाले चल रहे हैं ना, ये तो मैंने आज प्रीवियस कराने का मूड था तो मैंने करा दिया, ठीक है। मैं अब मीडियन मोड वाले क्वेश्चन सारे उसके अंदर भी ले आऊँगा, ठीक है, ताकि आपकी मैं बिल्कुल फॉर्मूला वगैरह सब बता के कॉन्सेप्चुअल तरीके से सारी तैयारी करवा दूँ, ठीक है भाई। चलिए अब आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, इसे आप करेंगे एक बार। चलो भाई इसे करो। मीडियन मोड में क्या होता है, अगर आपके इवन नंबर आ जाए तो आप काटते चलो साइड से इधर से, ठीक है। तो जो अगर 2 नंबर बीच में बच जाए तो आप उसका निकाल दियो, एक तरीके से एवरेज बोल सको आप, ठीक है। अगर आपके क्या है ओड नंबर है तो बीच में एक नंबर बचेगा, वही आपका माध्य है, माध्यिका है, सॉरी, ठीक है। माध्य और माध्यिका यहाँ पे अलग चीज़ होती है भाई, ठीक है, ध्यान रखिए इस चीज़ का। अब ये देखो क्या बोल रहा है। सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आप रेशो करो, देखो मैंने यहाँ पे रेशो किया हुआ है, यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, तो ये ना रेशो है सबसे पहले तो ये रेशो आपसे पूछा गया है, तो आप क्या करो, वाई और जेड का आपको वैल्यू पता है, और ये ना भाई पावर 3 है, छोटी छोटी मिस्टेक कैसे होगी। ये पावर 3 है क्योंकि यहाँ पे दिख रहा मुझे वाई की 3 + जेड की 3, वाई की 3 - जेड की 3, ठीक है। सबसे पहले तो आप मिस्टेक को सही कर लियो भाई। अब देखो रेशो बताना डायरेक्ट, तो देखो वाई की 3 यानी 1 की 3, अब जेड की 3 यानी 27। इसका रेशो बताना है, ऊपर वाले में प्लस है ना, हाँ जी। 1 - 27 सेम वैल्यू है, तो ये माइनस में हो जाएगा, बस माइनस होने की वजह से। तो इसका रिजल्ट कितना आ गया, ऊपर तो आ गया मेरा 28, नीचे आ गया 26, लेकिन माइनस का। अब मैं इसे काट दूंगा 2 से, तो ये आ गया -14/13। बताइए भाई किसी को यहाँ तक प्रॉब्लम है, -14/13, तो ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा भाई, -14/13। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, ये देखिए आपसे क्या बोल रहा है भाई।
3√16 एक है, ठीक है। अगर मैं पूरी वैल्यू निकाल पा रहा इसकी तो आप देख रहे होंगे कि ये क्या है, 3√16 का मतलब 4 है, तो ये 4 दिया 12 आ गया, ठीक है। और 12 क्या है, एक पूर्णांक है, तो पूर्णांक इमेजिनरी नंबर ये नहीं है, अप्रीमेय ये नहीं है, ये नहीं है, अभाज्य भी नहीं है, 12 है, ठीक है भाई, सम संख्या है और इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है, तो ये अभाज्य भी नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। अब ये क्वेश्चन आप करें भाई, एक बार इसे अटेम्प्ट करो, एक बार आप दिमाग लगाओ आप इसके अंदर, करिए भाई इसे आप। ये देखो क्या बोल रहा है भाई, ये क्वेश्चन आप देख पा रहे हो क्या, पहले तो यही बता दो आप मुझे, मैं इसे थोड़ा और बड़ा करके दिखाऊं आपसे। ये देखो भाई, आप दिख रहा है ना, ये बोला है राधा और रानी एक 800 मीटर लंबे वृत्ताकार पगडंडी पर क्रम से 8 मीटर प्रति सेकंड और 2 मीटर प्रति सेकंड की प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करते विपरीत दिशाओं में दौड़ी, ठीक है भाई। जब भी वे मिली, राधा की गति आधी हो गई और रानी की गति जो है 2 गुनी हो गई, ठीक है। कितने समय के बाद वे तीसरी बार मिलेंगी। एक बढ़िया क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। देखो भाई, जो ट्रैक था आपका वो 800 मीटर का था क्या भाई, 800 मीटर का आपको एक ट्रैक दौड़ना, ठीक है। तो सबसे पहले आपकी स्पीड क्या है, आप क्या कर रहे हो, एक दूसरे की तरफ विपरीत दिशाओं में दौड़ना आपने शुरू करा, ठीक है। तो पहले वाले की गति है 8 मीटर प्रति सेकंड और दूसरे वाले की 2 मीटर प्रति सेकंड। जब आप ऐसे दौड़ोगे, आप एक दूसरे के विपरीत दौड़ोगे, तो आप उस चीज को जल्दी तय कर रहे होंगे क्या, उस अपने ट्रैक को आप जल्दी तय करोगे क्या, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी जब आप एक दूसरे के ऑपोजिट जा रहे होगे भाई, ठीक है। तो यानी 8 + 2 यानी ये आ गया आपका 10, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड आपकी 10 आ गई भाई। तो 10 के हिसाब से 80 तो आपको पहले ही उसमें लग जाएगा भाई। कौन है भाई, तो 80 तो आपको पहले में ही लग जाएगा, है ना। अब देखो आपके सामने दूसरा टास्क क्या है, 1 मिनट भाई, ये कॉल बीच बीच में परेशान करते हैं, फोन को स्विच ऑफ रखना पड़ेगा 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए। चलिए भाई देखो, है ना, तो 80 सेकंड तो आपको पहली बार के में लगे ट्रैक को पूरा करने में। लेकिन अब क्या हुआ आपके साथ घटना, जो पहले वाला बंदा था ना, इसने बोल रखा कि एक बार आप मीटअप आपका क्या हो गया, 80 सेकंड के बाद हो गया ना, क्योंकि आपकी रिलेटिव स्पीड 10 थी और आपको 800 मीटर का एक ट्रैक पूरा करना था, ठीक है। अब इसने क्या करा, ये बोल रहा है कि आप जब दूसरे टाइम पे आप मिलने के लिए दौड़ोगे ना, आपकी रिलेटिव स्पीड जो पहले वाला है, हर बार मिलने के बाद उसकी तो हो जाती है आधी। तो यानी 8 था, ये जब आधा हो गया 4 हो जाएगा भाई।
और ये जो 2 था ये डबल हो जाएगा, यानी सेकंड वाला डबल होगा और पहले वाला आधा होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये जो 2 था तो ये ऑटोमेटिक 4 हो जाएगा डबल होने के बाद। पहले वाला आधा हो गया, दूसरे वाला क्या हो गया 4। अगर मैं एक बार और दौड़ाऊंगा ना इन्हें तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 8। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो ये आ गया 8। अब क्या है, ट्रैक तो अब भी 800 मीटर का ही है, लेकिन आपकी रिलेटिव स्पीड अब चेंज होगी। आप 8 की रिलेटिव स्पीड से दौड़ोगे तो आपको 100 सेकंड और लगने वाली है, ठीक है। तो भाई 80 सेकंड ये और 100 सेकंड ये, तो आपको 180 सेकंड ओवरऑल लगने वाली है क्या तीसरी बार मिलने के लिए। अब तीसरी बार में से क्यों बोल रहा, देखो ध्यान से समझियो, है ना। देखो 800 मीटर में 8 दो प्रारंभिक गति से एक ही बिंदु से एक साथ शुरू करके विपरीत दिशा में दौड़ी, ठीक है। तो भाई अगर ये देखो 2 बार का ये टर्म्स रहा, तो एक बार अगर आपसे ना मैं निकाल के देखता हूँ तीसरे वाला भी, ठीक है। आप तीसरी बार भी अगर मिलते हो तो 800 रहा होगा, समझियो अगर 3 बार बोल दे हो, ठीक है। तो ये एक बार और आधा हो जाएगा आपका, और ये 4 वाला है जो ये हो जाएगा 8, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास, देखियो भाई रिलेटिव स्पीड फिर से 10 बनेगी भाई, और ये 80 और लगने वाला है इसका मतलब आपको, ठीक है। तो तीसरी बार जब आपका मीटअप होगा ना भाई, यानी आपके 80 सेकंड और लग गए, 80 सेकंड, ठीक है। 180 और इसमें जब मैं 80 जोड़ूंगा तो ये बन गया 0, 8 8 16, 16 का 6 260। लेकिन ये ऑप्शन में नहीं है, तो यहां से है ना, है भाई ऑप्शन में, ठीक है। तो पहली बार आप 80 सेकंड में मिले होंगे, दूसरी बार आपको 100 सेकंड और लगे होंगे, और तीसरे टर्म्स में आपको फिर से 80 सेकंड लगे होंगे, यानी 260 आपका आंसर होने वाला है। यानी मैं ना जब स्टार्टिंग करा मैं उसे नहीं जोड़ रहा हूं भाई, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूँ, बहुत ध्यान से देखियो इस चीज को। ये क्या बोल रहा है भाई, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, तब मुझे लग रहा है कि आपको इतनी अंडरस्टैंडिंग अभी नहीं हो भाई, एक बार मुझे और बताना पड़ेगा। भाई ट्रैक कितना है, 800 मीटर का है क्या, मुझे 3 बार दौड़ना है, पहली बार फिर दूसरी बार और तीसरी बार। ये बोल रहा कि 3 बार आप ट्रैक को दौड़ो, ठीक है। आपकी रिलेटिव स्पीड, एक बंदा 8 से दौड़ रहा है, एक बंदा दौड़ रहा है कितने से, 2 से, तो 10 की रिलेटिव स्पीड रही, तो 80 सेकंड लग गया आपको। फिर इसने क्या बोल रखा कि हर बार रिलेटिव स्पीड पहले वाला तो आधा होता चले जाएगा और दूसरे वाला डबल, तो दूसरे टाइम पे आपकी रिलेटिव स्पीड 8 वाला है तो आधा हो जाएगा 4, और ये वाला हो गया डबल। तो यानी 8 की रिलेटिव स्पीड से जब आप इसे दौड़ोगे तो आपको लगे 100 सेकंड, ठीक है। और जब तीसरी बार आप दौड़ोगे ये फिर से आधा हो जाएगा और ये हो जाएगा फिर से डबल, तो यानी रिलेटिव स्पीड आ गई आपकी फिर से 10। तो जब 10 की स्पीड से आप फिर से दौड़ोगे तो 80 सेकंड आपको फिर से लगे। ये बात बोल रखी इसने भाई, इसने बोला कि कुल समय कितना लगा, ठीक है। 8 8 16 160 और 100 260, तो आपको लगे 260 सेकंड, ठीक है भाई। चलो ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार मैं क्वेश्चन को मैं भी पढ़ लेता हूँ दोबारा से। रानी और राधा 800 मीटर लंबे वृत्ताकार पगडंडी पर, देखो भाई अगर आप शुरुआत कोई मीटा पॉइंट मान के चल रहे तो फिर आपका आंसर 180 होगा। आप चेक कर लेना पेपर में क्या पूछा गया था, ठीक है। मेरे अकॉर्डिंग तो 260 बैठ रहा, क्योंकि मैं ना स्टार्टिंग वाले पॉइंट को तो मैं स्टार्टिंग मान रहा, फिर मैं पहली बार मिला, फिर मैं दूसरी बार मिला, फिर मैं तीसरी बार मिला, मैंने ऐसा माना। हो सकता है क्वेश्चन पेपर के अंदर रहा हो कि पहले स्टार्टिंग पॉइंट को भी वो मीटा भी मान रहा हो, फिर पहली बार मिलना और दूसरी बार मिलना, फिर आपका आंसर होगा 180। एक बार वो लैंग्वेज आप पेपर के अंदर चेक कर लेना भैया ना। जो मेरे पास डाटा था वो मैंने ऐसा मिला मुझे, उसके अकॉर्डिंग तो मेरा 260 बैठता है भाई आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। यहाँ से आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग ये मिली कि आपको बहुत अलर्ट रहेगा इस क्वेश्चन को सोल्व करना। जरा सा भी डाटा इधर उधर हो गया तो आपकी गड़बड़ हो जाएगी मामले के अंदर भाई, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। एक कंपनी में जो एक हफ्ते में 6 दिन काम करती थी, लगातार 2 हफ्ते श्रमिकों को भुगतान की गई कुल राशि इतने रुपए हैं, ठीक है। चलो देखो भाई, कुछ आदमी लगे हुए हैं और कुछ औरतें मेल और फीमेल लगी हुई हैं काम करने के लिए, ठीक है। पहले हफ्ते के लिए पेमेंट होती है 3000 रुपए की। आप 6 दिन काम कर रहे हैं, 6 दिन के लिए आपको 3000 मिलते हैं, तो एक दिन की आपको 500 रुपए की पेमेंट हो रही है क्या भाई। और दूसरे वीक के लिए आपको पेमेंट हो रही है 3060 की, तो भाई 6 दिन की पेमेंट है 5 छंग 30 और 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, यानी 510 रुपए पर डे की। और यहाँ पे मेल और फीमेल कितने थे, काउंटिंग्स देखो, 10 पुरुष और 8 महिलाएं। यहाँ पे 10 पुरुष थे और 8 महिलाएं थी। फिर क्या हुआ, दूसरे वाली काउंटिंग में कौन काम कर रहे थे, 12 पुरुष लगे हुए थे और 6 महिलाएं लगी हुई थी। देखो
पहले हफ्ते में 10 पुरुष और 8 महिलाओं ने जब काम करा तो 500 रुपये दिन के कमाते हैं वे। लेकिन दूसरे दिन जब 12 पुरुष और 6 महिलाएं तो 510 रुपये पर डे कमाते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर आप इक्वेशन से करोगे ना तो आप बोल जाओगे भाई बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एक बार ध्यान से देखो मैं क्या नोटिस कर रहा, इक्वेशन ना बना के देखो, फिर वो एक्स काटना एलिमिनेट करना आपको लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। ठीक है, आप करके देख रहे ना, वो तरीका आपको आता होगा बेशक। ठीक है, लेकिन मैं थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बेस इस चीज़ को कैसे सोच पा रहा हूँ। ठीक है, मैंने देखा पहले 10 आदमी काम करे थे, आज आदमी 12 हो गए। पहले 6 महिलाएं थी, सॉरी 8 महिलाएं थी, आज 6 महिलाएं काम कर रही। इसका रिजल्ट क्या हुआ, देखो मैंने देखा कि 2 आदमी बढ़ गए लेकिन 2 औरतें घट गई, क्योंकि टोटल इंसान तो वही रखे इसने। अब पहले 500 रुपये कमाता था, आज 510 रुपये पर डे कमा रहे भाई मैं। ठीक है, तो आप एक चीज बताओ, यहाँ पे आपको नजर आ रहा क्या कि भाई मेरे 2 आदमी बढ़ गए लेकिन 2 औरतें भी तो मेरी घट गई ना। और ओवरऑल इस चीज का रिजल्ट क्या हुआ, मैं 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाने मैंने शुरू कर दिया। ये चीज आप समझ पा रहे हैं क्या भाई, अंडरस्टैंडिंग सीधा आप कर पाओगे। चलो मैंने क्या नोटिस करा कि 2 आदमी बढ़ने से 10 रुपये बढ़ रहे, तो मैं इस इक्वेशन को एक बार और आगे लिख के देखूंगा। आप ये बताओ, अगर ये 6 के 6 औरतें, मैं देखो घटा रहा इधर, 6 की 6 औरतों से मैं काम ना कराऊं, मैंने 6 की 6 औरतों से काम नहीं कराया तो मैंने 6 की 6 औरतें घटा दी, तो औरतें तो होगी 0। अब ये 6 औरतें इधर बढ़ जाएंगी। ठीक है, तो ये 18 आदमी हो गए क्या, मैंने मान लिया कि सब के सब आदमी काम कर रहे थे। ठीक है, अब देखो यहां पे जब 2 इंसान बढ़े थे, 2 आदमी बढ़े थे, इंसान बोल रहा मैं, 2 आदमी बढ़े तो 10 रुपये बढ़ रहे थे भाई। ठीक है, तो 6 आदमी बढ़ाए मैंने, तो क्या यहाँ पे भाई 30 रुपये और बढ़ जाएंगे, रेशो ऐसी सीधी बात है भाई। ठीक है, तो ये 540 रुपये, यानी मैंने एक चीज पता कर ली कि 18 आदमी अगर काम करते हैं ना तो 540 रुपये कमाते हैं। ठीक है, तो एक मैन 18 3 54 यानी 30 रुपये कमा रहा, क्या यही बहुत है मेरा आंसर लगाने के लिए। मैन जहां भी 30 होगा, लेकिन मेरे 2 ऑप्शन के अंदर मैन मुझे 30 मिल गया भाई। ये पंगा हो गया, यानी मुझे इतना तो पता लगा कि मेरा आंसर यहीं से कहीं से होने वाला, ऑप्शन ए और ऑप्शन डी से, है ना। मुझे पता लगा कि मेरा आंसर या तो ऑप्शन ए से होगा या फिर ऑप्शन डी से होगा। अब मैं आगे सोचता हूँ भाई। ठीक है, एक मैन 30 रुपये कमाता है, मैं किसी भी इक्वेशन में इस चीज को रखे अपना आंसर निकाल सकूँ। ठीक है, एक मैन 30 रुपये कमाता है तो इक्वेशन 1 पे आया मैं 10 8 500 पे। ठीक है, एक मैन 300 कमाता है तो भाई 10 मैन कितने कमाते होंगे बताओ। मैंने इधर भी 10 से गुणा करा, इधर भी। ठीक है, तो 300 रुपये तो आदमी कमा रहे भाई। इसका मतलब कि रुपये तो आपने टोटल 500 कमाए थे, यानी 8 वोमेन 200 रुपये कमा रही क्या भाई। तो एक वोमेन कितना कमा रही होगी, 8 दूनी 16 और 8 पंजे 40, एक वोमेन 25 रुपये, यानी वोमेन की 25। तो मेरा ऑप्शन ए आंसर आ गया भाई। इससे बेस्ट कोई तरीका आपके पास हो तो मुझे जरूर बताइए। ठीक है, लेकिन पहला तो टास्क है कि आप यहाँ तक पहुँचियो, क्योंकि आपकी वीडियो की रिटेंशन 5 से 6 मिनट है, जो कि एक बहुत बुरा मैसेज है हमारे लिए। तो भाई बहुत निगेटिव चीज़ है वो, लेकिन ये तो हमारी हिम्मत है कि हम चीज़ों को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, बताइए भाई 30 रुपये और 25 रुपये आप निकाल पाए, समझ पाए इस चीज़ को। मैंने जितना इधर बढ़ा उतना इधर घटा, उसका रिजल्ट मुझे 10 पता था। तो 2 बढ़ाने पे अगर 10 रुपये बढ़ रहे, तो अगर मैं 6 के 6 आदमी बढ़ा दूं तो मेरे कितने 30 रुपये बढ़ जाएंगे, है ना। 2 डबल का रेशो चल रहा है वहां पे, यानी 30 है तो 6, इस तरीके से आपका, है ना। समझ पा रहे क्या भाई, वो 5 गुना है, देखो 2 का 5 गुना, तो यहाँ पे 6 का 5 गुना 30 बढ़ेंगे, 30 रुपये बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो भाई 18 के 18 आदमी हो गए, वो मैंने कर दी 0। तो 18 आदमी यानी 540 रुपये कमाते हैं। तो एक आदमी का मैंने निकाला कितना, 30 रुपये। तो मैंने देखा 2 ऑप्शनों के अंदर 30 रुपये था, तो मैंने फिर क्या चेंज करा, मैंने वो मैन को निकालना भी प्रॉपर समझा। मैंने क्या करा, 10 वो मैन थी, सॉरी 10 मैन थे, एक आदमी 30 रुपये कमा था, तो 10 के 10 कितने कमाते हैं, 300 रुपये। तो यानी बचे 500 रुपये टोटल कमाए, तो 200 रुपये किसने कमाई, 8 महिलाओं ने। 8 महिलाएं एक दिन में 200 रुपये कमा रही है, तो एक महिला एक दिन में 25 रुपये कमा रही थी। ठीक है, और ऑप्शन ए मेरा मैच कर दिया मैंने। ठीक है, द बेस्ट मेथड। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो इसे करके दिखाओ एक बार। मान ले P, Q और R विशिष्ट पूर्णांक है, यानी पूर्णांक है अपने आप में। ठीक है, R एक धनात्मक समपूर्णांक है, जबकि देखो मैं मान लेता हूं भाई R को ना मुझे पॉजिटिव मानना, तो कोई भी पॉजिटिव नंबर मान लो आप, एक सम संख्या, तो मैंने 2 मान लिया प्लस का। ठीक है, जबकि P और Q विषम पूर्णांक है, P और Q को मैंने माना विषम पूर्ण। आप अपनी मर्जी से कोई भी नंबर लेट कर सको, मैंने इसे 1 मान लिया और मैंने इसे मान लिया 3। तो बताओ भाई यहां तक किसी को प्रॉब्लम है। ठीक है, चलो अब मैं ना
ये बोला है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजक सत्य नहीं हो सकता, ये चीज बतानी कौन सा सही नहीं है। तो मैं वैल्यू पुट कर करके देख लूंगा भाई, नहीं है ना। तो मैंने पहले ऑप्शन पे जब गया तो मैंने देखा क्यों ब्रैकेट के अंदर p माइनस आर, क्यों कितना है मेरे पास 3। अब मैं देखा p माइनस आर, p कहाँ है मेरा 1, r कहाँ है मेरा 2। तो मैंने देखा अंदर बच गया माइनस का 1 और 3 में गुना करेगा तो माइनस का 3 रिजल्ट आया। ये तो एक विषम संख्या, जी हाँ ये तो विषम ही है, मेरे हिसाब से भी विषम ही है। चलो भाई ये तो मेरा सही है भाई, है ना। ये मेरा आंसर नहीं है, मुझे वो निकालना जो नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो मेरा आंसर नहीं है, ये तो हो सकता है ना, मुझे निकालना जो नहीं हो सकता। मैं देखता हूँ p माइनस आर, p ऑप्शन सेकंड पे गया मैं, p का है मेरा 1, इसमें से मैंने r घटाया, p माइनस आर यानी मेरा 2 घटाया, तो ये आया इसका स्क्वायर भी है, ये -1 का स्क्वायर क्या हो गया 1। ये बोल रहा 1 क्या एक सम संख्या, जी नहीं। तो इसका मतलब ये मेरा आंसर हो सकता है, क्योंकि इसने पूछा कि जो नहीं हो सकता वो बताओ। मेरा ये आया इवन ओड नंबर, ये बोल रहा कि ये तो इवन है, नहीं वैसे तो मुझे आंसर मिल लिया अपना भाई, ठीक है। ये नहीं है मेरा, ये नहीं हो सकता, ये मेरा आंसर हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आपको फर्दर अगले ऑप्शन चेक करके दिखाता हूँ। क्यों का स्क्वायर, क्यों क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर आ गया 9, ब्रैकेट के अंदर p माइनस आर, p का है 1, r का है 2, ठीक है। ये -1 बन गया, और -1 की मैं जब 9 में गुना करूं तो मुझे रिजल्ट मिला माइनस का 9। ये विषम संख्या, जी हाँ ये तो विषम ही संख्या है, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। बातें सही निकल रही ना यहाँ पे, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकते। जहां पे कॉन्ट्राडिक्शन आ गया कि ये बोल रहा कि है और वो रिजल्ट ही में नहीं है, तो फिर मेरा कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, वही मेरा आंसर है। अभी तक ऐसा बी में हुआ अभी, ठीक है। अब देखते हैं लास्ट ऑप्शन भाई, आर लो आप 2। अब p माइनस क्यू क्या होगा, p माइनस क्यू यानी माइनस का 2, लेकिन -2 का जब आप स्क्वायर करोगे तो ये बन गया प्लस का 4 और 4 दूनी 8। ये भी सम संख्या और सम ही है भाई, तो सिर्फ एक ही में कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, ऑप्शन नंबर बी, और यही मेरा आंसर होगा भाई, ठीक है। समझ पाए आप मेरी बात को भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखिए भाई, ये करो आप एक बार, कौन सा भिन्न 5/8 से तो अधिक है लेकिन 6/7 से कम है, ठीक है। देखो आप इस क्वेश्चन को दो तरीके से करो मेरे हिसाब से। परसेंटेज मेथड भी यहाँ पे गंदा नहीं है, अच्छा है, ठीक है। परसेंटेज मेथड से देखो 5/8 क्या है, क्योंकि सारे डाटा ना भाई मुझे ऐसे डाटा दिख रहे थे जिनके बारे में मुझे परसेंटेज में नॉलेज है। तो 5/8 क्या होता है, 1/8 होता है 12.5, 12 पंजे 60 यानी 62.5 आ गया मेरा, ये बताओ। ये आ गया 62.5, अगर मैं इसे परसेंटेज के अंदर चेंज कर दूं, से अधिक है, इससे तो बड़ी है संख्या, और 6/7 से कम है। 6/7 का मतलब देखो 1/7 क्या होता है 14 सही, 2/7, 1/7, लेकिन इसका 6 गुना है नंबर आपका, ठीक है। 14 6 84। बताओ समझ पा रहे हैं मेरी बात को भाई, यहां तक कि क्लियर है ना। 14 6 84, और भाई इसे में देखो 6 दूनी 12, 7 ही कम 7 और 5 यानी 84, 85 सही 5/7 आया है, ठीक है। तो यानी मेरा नंबर ना फ्रैक्शंस के अंदर इनके बीच में कौन सा नंबर पड़ेगा, देखो। अब मैं देख रहा पहला ऑप्शन है तो 33.33 है, ये तो इधर कहीं पड़ रहा होगा, इनके बीच में नहीं पढ़ने का भाई, इनके बीच में नंबर पढ़ना चाहिए आपका। मैंने परसेंटेज से कर दिया क्वेश्चन भाई, ठीक है। तो ये मेरा आंसर नहीं होगा। 3/5 क्या है, 1/5 होता है 20%, उसका 3 गुना 60%, ये भी कहीं यहाँ पे लाई कर रहा हूँ, इनके बीच में तो लाई नहीं करने का भाई, ठीक है। तो ये भी मेरा आंसर नहीं है। अब मैं देखता हूँ 4/7, 1/7 क्या होता है आपका 14.28। अब मैं देखो 14 चौका 56, ये भी कहीं यहाँ पे लाई कर रहा होगा, 56 57 इसकी वैल्यू बैठ रही, ठीक है। तो ये भी मेरा आंसर, अब मेरा आंसर बचा सिर्फ ये, और यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि मैं देख पाता हूँ भाई 1/7 क्या है 14 सही 2/7। अब इसका 5 गुना क्या है 14 पंजे 70, यहीं पे गुना करने से हो लिया, आगे जाने की भी जरूरत नहीं पड़ रही मुझे, ठीक है। तो मैं देख रहा 14 पंजे 70, 70% तो पूरा हो गया। अब देखो 5 दूनी 10, 7 सही 1/3, ये आ गया मेरा 70, 71 सही 3/7%। जी हाँ इनके बीच में लाई करेगा, ठीक है। तो मेरा यही आंसर होगा। मैंने कैसे करा भाई, मैंने निपटाया इसे परसेंटेज मेथड से। क्या आप इसके बारे में कोई और भी अंडरस्टैंडिंग रखते हो कि आप किसी और तरीके से कर सकते हो? जी हाँ बिल्कुल, एक तरीका हम सोच पा रहे हैं इसके अंदर। आपको थोड़ा सा छोटा बड़े वाला ज्ञान हो ना अगर, कि कैसे नंबर छोटा बड़ा कैसे पता लगता है, ठीक है।
अब छोटे बड़े वाली नॉलेज से एक बार ट्राई करो। क्या करोगे आप, 5/8 है ना, मैंने क्या बता रखा भाई, इनका डिफरेंस करो नंबर्स का, इनका डिफरेंस आया कितना 3, तो जो डिफरेंस है उसी से भाग देना आपको, यानी 5/3। इधर वाला देखो ऐसे ही डिफरेंस है 1, यानी 6 को सिर्फ आप 1 से भाग दे दो। अब क्या है, थोड़ा सा आसान बनाने के लिए ना, आप देख रहे हो कि यार 5 को 3 से भाग दूंगा तो वैल्यू थोड़ी अटपटी सी आ रही, तो मैं क्या कर दूंगा, मैं कहा 0 अपनी मर्जी से मैंने बढ़ा दिया, लो। अब आप 3 से भाग दोगे ना तो ये आपको मिलेगा 16×3 = 48, 16 पॉइंट समथिंग, यानी 16.25 में अपनी मर्जी से कुछ भी मान लूंगा, ठीक है। 16 और 17 के बीच में है, बस ये समझ लो, है ना। और ये तो 60 ही होगा भाई, इनके बीच में नंबर लाई करना चाहिए। अब यहाँ पे जो आपने चेंज यहाँ पे करे ना, वहाँ पे भी ये करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप क्या देख रहे हैं भाई, आपने 10 से ऊपर गुना करी तो 10 से ऊपर मैंने भी गुना कर दी, 0 बढ़ा ली मैंने। अब देख रहा मैं डिफरेंस क्या है, 2 से मैंने ऐसा भाग दिया तो ये तो 5 ही आ गया, तो ये तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब देखो 3/5 को मैं चेक करता हूँ, ठीक है। मुझे पता है मुझे क्या करना भाई, ऊपर 3 है, 3 में पीछे मैंने 0 लगा दी, 30। अब इनका डिफरेंस कितना होगा, 2 से मैंने ऐसा भाग दिया तो ये मुझे मिला 15। तो ये तो 15 भी 16 से छोटा है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना मेरी बात को भाई, ठीक है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक वीडियो में इस पूरे कंसेप्ट को डिटेल से बता देंगे, लेकिन उसके लिए आपको कमेंट में बताना पड़ेगा कि आपको उसकी जरूरत है या नहीं है। तो 4/7 को देखो आप, ये 40 बन गया क्योंकि मैंने 1 0 बढ़ा रखी सब में। अब मैं से 3 से भाग दूंगा डिफरेंस से। मैं नोटिस करा कि ये भी 16 से छोटा बना, क्योंकि 16 48, अगर ये 48 होता जब भी 16 ही बन पाता है, ठीक है। तो ये भी मेरा आंसर नहीं। अब मैं से देखता हूँ भाई, ऊपर बन गया मेरा 50 और नीचे का डिफरेंस इनका 2, तो ये आ गया 25। और 25 16.25 और 60 के बीच में लाई करता है क्या, जी हाँ करता है, तो मेरा आंसर हो गया डी, ठीक है भाई। ये आपका तरीका है भाई, है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखो इसमें ना आप एक चेंज कर लो क्वेश्चन में, ये 2 सही 2 साल है ना, ये 2 सही 1/2 साल है ना। प्रीवियस पेपर में आप उठा के देखो तो ये 2 सही 1/2 साल है। हिंदी में भी और इंग्लिश में भी चेंज कर लेना आप भाई, 2 सही 1/2, है ना। ये 2.5 साल की बात कर रहा है, ठीक है। चलो करते हैं भाई क्वेश्चन को, है ना। आप देखो 4% प्रति वर्ष की रेट से बढ़ता है, तो सक्सेसिव से मैं अटेम्प्ट करूंगा भाई। 4% का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बताओ। 1/25, तो पहले साल में 25 से 26, दूसरे साल में फिर से 25 से 26। लेकिन तीसरे साल की कहानी क्या बनेगी, क्योंकि तीसरे साल में ना 1/25 तो था, लेकिन ये तो पूरे साल का था। आधे साल के लिए क्या होगा, आप आधे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 50 से 51, 50 से 51 हो जाएगा, यानी ये 50 था तो अब ये 51 हो गया भाई, ठीक है। यहाँ तक बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, ठीक है। अब मैं करता हूँ चेक इस चीज़ को आगे। मैंने क्या देखा भाई, ये 625 बन गया, ठीक है। अब 625 को मुझे फिर से 50 से गुना कर दी, मैं मल्टीप्लाई करना 25 गुना 25 गुना 50 की, ठीक है। तो मैं कहा 0 पिछले की 5 5 25, 5 2 कैरी गया, 5 दूनी 10 11 12 2 5 अंक 30 और 31, ये आया 31,250। ये डाटा मिला मुझे इधर से भाई, ठीक है। और मुझे इसने क्या बताया, ये बोल रहा कि भाई आपका ना प्रिंसिपल 31,125, यानी ये आया, लेकिन उसने बोला 31,250, यानी मेरी भाषा में तो आया 31,250, लेकिन भाई साहब बोल रहे कि 0 तो है ही नहीं इसके अंदर। तो मेरे यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, इधर 10 था तो 1/10 बन गए, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 1/10, ठीक है। बताओ किसी को प्रॉब्लम है क्या। अब उसने मेरे से पूछा कि ये वाला धन कितना हो गया, इसकी वैल्यू पूछ रखी भाई, ये कितना होगा। मुझे पता कि भाई 1 यूनिट की वैल्यू 1/10 चल रही, ठीक है। 26 26 676 तो मेरा यही बन गया, और गुना 51। लेकिन 1 यूनिट की वैल्यू 10 चल रही ना, 1/10, तो यहाँ पे वो पॉइंट यहाँ पे लग जाएगा मेरा। इतने यूनिट की वैल्यू बतानी है, और 1 यूनिट की वैल्यू 1/10 है, तो 676 गुना 51/10 आप करोगे क्या भाई, तो मेरा ये डाटा आ गया। अब मुझे इसकी मल्टीप्लाई करनी, इसकी मल्टीप्लाई आप 51 की मल्टीप्लाई करके पॉइंट लगा दो, या मैं कर दूँ कि भाई 5.1 है ना। तो मैं 5 की मल्टीप्लाई पहले कर लूँ, तो मैं करता हूँ भाई। 5 अंक 30, 0 3 कैरी गया, ठीक है। 7 पंजे 35 और 3 38, 38 8 3 कैरी गया, ठीक है। 6 पंजे 30, 31 32 33, तो ये मेरा डाटा आ गया भाई, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, 676 की 1 में गुणा कर दूंगा और पॉइंट लगा दूंगा। 676 की मैं जब 1 में गुणा करूँ तो मुझे मिला
6 7 और 6, लेकिन एक के बाद पॉइंट है तो ये आ गया। तो ये जब मैं इसमें ऐड करूँगा तो ये मेरा ऐड हो गया, और ये देखो डाटा आया 0.67, 8 और 6 14, 4 और 3 34 47.6। ये दो भाई, इससे बेस्ट कोई कैलकुलेशन मुझे नहीं लगता कि इसकी हो सकती है, बाकी आप और तरीके लगा के देख सकते हो। ठीक है, बताइए भाई, ठीक है क्या? आप इसे डिजिट सम से भी कर सकते हो, लगा के देख लियो आराम से। ठीक है, डिजिट सम शायद ना चले क्योंकि ये नियर बाई वैल्यूज हो शायद, आप देख लेना भाई। ठीक है, डिजिट सम ट्राई कर लेना एक बार इसके अंदर, और यूनिट डिजिट भी ट्राई कर लेना। यूनिट डिजिट काम करेगी क्या? हाँ जी, कर सकती है, क्योंकि सबके डिजिट्स अलग अलग हैं। ठीक है, वो अपने आप देख लेना, मुझे कॉन्सेप्ट समझाना था, मैंने समझाया। अब आप इसे करो एक बार। 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में अमीर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता है। अगर अमीर अपनी गति दुगनी कर दे तो वह सलमान से 2 घंटे कम समय लेता है। अमीर की गति पूछी इसमें भाई, आमिर है या अमीर है? आमिर है भाई, आमिर की गति पूछी। ठीक है, तो चलो डिस्टेंस बताओ। मैंने डिस्टेंस का एक फॉर्मूला आपसे बता रखा, डी बराबर होता है आपका 60 बराबर, यानी पहले स्पीड कितनी थी, मैंने मान ली कि उसकी स्पीड एस थी, और उसने डबल कर ली बढ़ा के, तो उसकी स्पीड होगी 2s, और चालों का अंतर मैं नीचे ले रहा हूँ। ठीक है, तो मैंने अंतर लिया s और 2s का, तो s आ गया। और अब टाइम देखो आप कितना है, कुल टाइम कितना है। पहले आप 4 घंटे अधिक लेते थे, अब 2 घंटे कम ले रहे, तो 4 और 6। ठीक है, मैं इसे काट दो, मैंने देखा s से मेरा s कट गया, 6 दूनी 12, s की वैल्यू आ गई 5। ठीक है भाई, कौन घटा बढ़ा रहा था अपनी स्पीड को? आमिर अपनी गति दुगुनी कर रहा, तो आमिर की गति आई भाई। ठीक है, आमिर की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। ठीक है, इसका दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ भाई। ठीक है, कंपैरिजन से आप कर सकते हो। ये हो गया सबसे पहले, तो जो चेंज कर रहा है उसका आप रिलेटिवली फॉर्मूला लगाओ और आप कर दोगे। ठीक है, अब मैं दूसरा तरीका बताता हूँ भाई। ठीक है, ये ना किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहा है? आमिर, आमिर कर रहा है अपनी बात सलमान। तो मैंने मान ली कि सलमान की स्पीड जो है ना, सॉरी टाइम, मैंने मान लिया कि सलमान तो x घंटे में कर रहा था उस कहानी को सोल्व। पहली कंडीशन अब देखो, 60 किलोमीटर की दूरी तय करने में आमिर सलमान से 4 घंटे अधिक लेता था, तो आमिर कितने घंटे लेगा भाई? मैं अमीर ही लिख रहा भाई, से थोड़ी पॉजिटिविटी आए जिससे। ठीक है, 4 घंटे अधिक लेगा। फिर क्या हुआ, अमीर ने अपनी गति डबल करी। ये तो नॉर्मल स्पीड से कहानी है थी कि भाई अमीर 4 घंटे अधिक लेता था। ठीक है, तो अब अमीर ही चेंज कर रहा क्या भाई? अपनी स्पीड मैंने मान ली कि पहली कंडीशन ये और सेकंड कंडीशन ये। स्पीड में क्या करा इसने भाई? डबल कर दी। पहले 1 हुई थी तो अब डबल होगी 2। तो टाइम में क्या चेंज आएगा? अब डबल करी ना उसने अमीर ने, तो टाइम में क्या चेंज होगा? टाइम मेरा रिवर्स हो जाएगा क्योंकि डिस्टेंस सेम है। ठीक है, अब इसने क्या बताया कि जब डबल कर दी तो उसके बाद कहानी क्या है? अब ये सलमान से 2 घंटे कम ले रहा, अब अमीर अब कितने ले रहा भाई? पहले एक्स लेवल था सलमान, तो सलमान से 2 घंटे कम लेने का मतलब ये। और स्पीड बना देखो, आमिर कभी पहले x + 4 घंटे ले हुआ था, लेकिन उसने अपनी स्पीड डबल करी तो अब वो x - 2 घंटे ले रहा। ठीक है, तो यानी इसका और इसका डिफरेंस कितना है? 6 आ गया। आप कभी किसी चीज को 4 घंटे अधिक ले करो थे, आज 2 घंटे कम ले रहे, तो आप में कितना चेंज आया? 6 घंटे का, क्योंकि पहले 4 से आप 0 पे आओगे, फिर 0 से आप 2 पे जाओगे। नंबर लाइन्स पे चीजों को समझो तो आपको 6 घंटे मिल रहे भाई। तो मेरे हिसाब से कितना कम हुआ टाइम? 1, लेकिन उसने 6 घंटे कम करा भाई। आप इस चीज को समझ पा रहे? तो आप देखो, 1 की वैल्यू 6 है। क्या पूछ रखा है इसके अंदर? हाँ, इसने टाइम डिस्टेंस स्पीड पूछी ना। ठीक है, तो भाई 1 की वैल्यू 6 है, तो 2 की वैल्यू कितनी रही होगी? 12 घंटे हैं, 12 घंटे। और डिस्टेंस कितनी कवर करनी? 60 किलोमीटर की। 12 घंटे में तय कर रहे, तो 5 की स्पीड रही होगी भाई। यही आ गया 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, मैं आपसे ईमानदारी से एक चीज़ बोल रहा भाई, आप अगर मेरी बात है यकीन ना कर पा रहे हो, ये यूपीएसआई का सेट कर रहे हैं हम 2017 का 12 दिसंबर की शिफ्ट 1 का, और आप अब से पहले जो 8 सेट उठाए ना, आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा होगा ना अगर, तो 8 सेट करो, उसके बाद इस सेट को लगा लियो आप आकर। ठीक है, आप देखोगे आप 70 से 80% क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो, और रिपीट है ये क्वेश्चन मैं 2-3 दिन से लगातार करवा रहा है इसे। ठीक है, और ये आपके पास देखने को मिल गया आपको। ठीक है, चलिए भाई, ये क्वेश्चन करके दिखाओ आप। किस अनुपात में 8.30, ये तो अभी क्वेश्चन करके आए थे आप। 8.30 का लिया पहला रेशो तो आपने, और दूसरा लिया आपको 9.80 का। 0 को तो इग्नोर कर दो। ठीक है, ये 2 रेशो आपने मिलाए, मिक्सचर करा, इनका मिलाया जाए ताकि मिश्रण की कीमत 9 रुपये प्रति किलोग्राम हो जाए। ये थोड़ा उसका भी इजी वर्जन है,
क्योंकि उसमें तो आपसे कम से कम एसपी तो दिया था, यहाँ पे तो वो भी नहीं है। 9 में से मैंने 8.3 को घटाया तो मुझे मिला 0.7। अब मैंने 9 में से जब ये बढ़ा है तो इसमें से इसे घटाया, 9.8 में से 9 तो मुझे मिला 0.8, मेरा पॉइंट से पॉइंट कट गया तो 8:7 आ गया। ठीक है, पहले वाले की 8 क्वांटिटी लो और दूसरे वाले की 7। ये सीधा करियो भाई, ऐसे ही है ना। ये देखो, ये आज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन है भाई। अगर आप इस चीज को कर पाए तो भाई वेल एंड गुड। ये मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, करे भाई इसे एक बार। इस क्वेश्चन को समझो। चीथू नाम है इसका भाई, चीथू। चीथू ने एक घर के निर्माण के लिए एक 49 मीटर गुना 46 मीटर माप का आयतन का एक भूखंड खरीदा। ठीक है, उसने ना एक आयताकार टुकड़ा खरीद लिया भाई। समझो भाई ध्यान से, मैं आपसे समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैं फिगर बना सकता हूँ जी बिल्कुल। ये देखो, उसने ना एक ये आयतन खरीदा उसने भाई। ठीक है, सॉरी, ये एक टुकड़ा खरीदा उसने। इसकी लंबाई तो उसने बताई 49 और इसकी चौड़ाई बताई उसने 46। भाई ये बात आप समझ पा रहे हैं क्या? मैं इसे थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। ठीक है, ये देखो, अब आप समझो भाई। ठीक है, ये मेरे सामने चीजें हैं। अब मैं देख रहा हूं कि उसने क्या करा, इसके अंदर से कोई मिट्टी एगो बनाया इसने, इसके अंदर खुदाई करी, इसके अंदर एक गोला बनाया उसने। ये लो, यहां से ना उसने इस गड्ढे में से एक कुआं बनाया एक तरीके से, कुएं में से मिट्टी निकाल ली और वो मिट्टी कुएं में से निकाल के ना उसने यहाँ पे फैलाई। देखो क्वेश्चन बोल रहा है ऐसे ही, पहले कदम के रूप में उसने 7 मीटर व्यास, यानी 7 मीटर व्यास का है, अर्धव्यास है 7 मीटर या व्यास है, हाँ अर्धव्यास, यानी रेडियस दी इसने 7। ये अंदर जो कुआं बनाया ना इसकी रेडियस उसने 7 दी मेरे से। ठीक है, और 40 मीटर गहराई का कुआं खोदा उसने। इस कार्रवाई के दौरान निकाली गई मिट्टी, जो मिट्टी निकली ना गड्ढा करके यहाँ पे कुएं के, तो उसने यहाँ पे फैला दी इसमें पूरे ग्राउंड में। ठीक है, मैदान पर फैला दिया। तो मैदान की ऊंचाई में कितनी वृद्धि है? नॉर्मल सी बात है भाई, पूरे एरिया का थोड़ा सा धरातल ऊपर की तरफ उठेगा, वही चीज पूछी कितना ऊपर उठेगा। ठीक है, तो चलिए मैं इस क्वेश्चन को करके दिखाता हूँ आपसे। आप ये बताओ, इसमें जो मिट्टी फैलाई गई वो मिट्टी कुएं से ही निकली क्या? तो निकाली गई मिट्टी विल बी इक्वल टू फैलाई गई मिट्टी। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे हो क्या? जो मिट्टी निकाली गई वही मिट्टी फैलाई गई क्या भाई? ये एक अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन है भाई। मैं पेन को भी थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा लिखना पड़ेगा। समझो, मैं बिल्कुल बेसिक से करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ठीक है, तो निकाली गई मिट्टी फैलाई गई मिट्टी के बराबर है। तो मैं सबसे पहले चेक करता हूँ निकाली गई मिट्टी कितनी है। ये एक बेलनाकार फॉर्मेट है क्या? तो बेलन का ये तन होता है 22/7, यानी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर कितना है 7, आर स्क्वायर हो गया ये, और एच की वैल्यू दे रखी उसने 40 मीटर गहराई तक की मिट्टी आपने निकाल ली भाई। ठीक है, ये चीज आप समझ पा रहे हो क्या? और ये मिट्टी बराबर होगी किसके? फैलाई गई मिट्टी के। और मिट्टी फैलाई कितनी आपने? आपने इस सारे एरिया में मिट्टी फैलाई क्या? ये बताओ, इस सारे एरिया में आपने मिट्टी फैलाई की, लेकिन आपने कुएं में मिट्टी नहीं फैलाई है। कुएं से बाहर ही तो मिट्टी फैलाई होगी। यानी जिस एरिया में आप मिट्टी फैला रहे हो उसका क्षेत्रफल कितना है वो निकाल लो सबसे पहले। देखो भाई, 49 गुना 46, ये तो सारे का आ गया। अब इसके अंदर तो ये भी एरिया आ गया ना जुड़ के, जिसके अंदर आपको मिट्टी नहीं डालनी। यहां से तो आप मिट्टी निकाल ही रही, यहां पे थोड़ी डाल दोगे भाई। तो मैं क्या करूंगा, इसका क्षेत्रफल घटा दूंगा। आयतन नहीं, आयतन में से मिट्टी निकाल ली। अब इसके ऊपर ये है ना, ये एरिया जो ढक्कन है इसका एक तरीके से, वो एरिया माइनस पाई यानी 22/7, और आर रेडियस इसकी 7 दे रखी, 7 गुना 7। तो ये तो क्षेत्रफल है जिस एरिया में आपको मिट्टी फैलानी। इसमें से मैंने ये वाला पोर्शन माइनस कर दिया बस। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी बड़ी इस एरिया की? तो एच है, क्योंकि आपका आयतन का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। ठीक है, तो मैंने ये डाटा सोल्व करा और यहीं से मुझे एच की वैल्यू निकालनी भाई। ये मेरे सामने टास्क है। अब मैं देखता हूँ कि मैं इसे कैसे सोल्व कर पाऊंगा। मैं एक चीज़ देख रहा भाई, यहाँ पे 49 है और यहाँ पे भी मेरा 49 दिख रहा मुझे। ठीक है, तो मैं इसे तो बाहर निकाल लूंगा सबसे पहले। तो देखो 22/7, और ये 49 यहाँ से बाहर निकला तो ये कट गया। लो 49 इधर भी है। ठीक है, तो 22/40 आ गए यहाँ पे अभी तक। ठीक है, और ये इक्वल है किसके? मैं इधर देखता हूँ किसके इक्वल है भाई। ये 49 तो घट गया। अब 46 में से भी आप क्या है 2 बाहर निकाल लो। ठीक है, तो अगर मैंने 2 और बाहर निकाल लिया तो अंदर बचा 23। 49 और 2 बाहर निकल गया, 23 बचा अंदर। यहाँ पे क्या है मेरा
22/7 बचा एक, तो 22 में से भी 2 बाहर निकल गया, तो 11 बहुत ध्यान से करियो, मिस्टेक ना कर दियो भाई। तो एक 11/7 बचा, 49 बाहर आ गया, ठीक है, और 2 भी बाहर आ गया अब। और इसके मल्टीप्लाई में आपके पास h, इस 2 से भी आप क्या कर दो, इस 2 से भी आप इसे काट दो, 20 बार गए है ना, 2 से आपने 40 को काट दिया, 22 दूनी 44, तो 440/7 आ गया। अब देखो 23 की गुना करो आप 7 में, तो मैं देख रहा कि 7 या 21 और 2 कैरी गया, 7 दूनी 14, 15 16, 161 में से आपको 11 घटाने और 7 से देनी भाग, और ये h। मैं देख रहा हूं कि मेरा s से तो h कट गया। अब 161 में से जब मैं 11 घटाऊंगा तो मेरा क्या आया, 440 बराबर है मेरा 150 h के, है ना भाई, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, बहुत ध्यान से देखिए, ये ऐसा वैसा क्वेश्चन नहीं है भाई, ये कैलकुलेशन भी इसके अंदर है। तो मैंने 0 से 0 काट दिया, अब 44 को मुझे 15 से भाग देना, तो ये मेरे h की वैल्यू आ जाएगी। अब ये बताओ 15 थी 45 हो जाता, अगर यहाँ पे 44 की जगह ना एक और होता, ये 45 हो गया था और ये 3 बार कट जाता क्या, लेकिन अब 3 से थोड़ा सा कम रहने वाला मेरा आंसर, क्योंकि ये पूरा 3 बार नहीं चल पाने का है, ठीक है, पूरा तो 15 दूनी 30 ही चलेगा। लेकिन अगर एक होता है यहाँ पे और 44 से 45 हो जाता है इसकी जगह पे, तो पूरा 45 होने की वजह से 15 से 3 बार कट जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, लेकिन थोड़ा सा कम है, 3 से थोड़ा सा कम है ना, 3 से हल्का सा लेस। देखो आपको ऑप्शन कौन सा है, बिल्कुल एग्जैक्ट आप सोल्व कर सकते हो 15 से 44 को भाग देके, लेकिन आप थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगा पा रहे, तो ये तो बड़ा है, ये भी बड़ा है और ये भी बड़ा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है जो 15 से छोटा है, सॉरी 3 से छोटा है। तो मैं इस तरीके से अपने क्वेश्चन को कर पाया, और ये भाई इसका टफ क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है, यही आज का क्वेश्चन था, बस बेस्ट है जो, वरना इसके अंदर कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं था कि जो आप ना कर पाओ। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन शायद आपका एवरेज है, और ये बताओ अपनी ईमानदारी से, मैं ऐसे क्वेश्चन नहीं करवा रहा कि आपको भाई प्रीवियस सेट जो मैं प्रैक्टिस सेट करा रहा, सॉरी, ठीक है। एक छात्रावास में 50 विद्यार्थी हैं, ठीक है भाई, 50 विद्यार्थी एक छात्रावास में, अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि कर दी, 10 की वृद्धि कर दी, तो अब विद्यार्थी 60 हो गए क्या, बताओ भाई, समझ पा रहे हैं यहां तक आप। मैं थोड़ा पेन फिर से बढ़ा लेता हूं, थिकनेस थोड़ा अगर तबीयत साथ दे तो चीजें और बढ़िया हो सकती हैं भाई। मैं मिट हो गई, दोबारा लिख दूंगा। ये था कितना, 50 विद्यार्थी थे इनिशियली, और 10 बढ़ने के बाद ये हो गए 60। अब देखो अगर छात्रों की संख्या में 10 की वृद्धि हो जाए तो रख रखाव खर्च 40 रुपए प्रतिदिन बढ़ जाता है, जबकि प्रति व्यक्ति का औसत खर्च 4 रुपए में कमी आ गई। मैंने मान लिया कि यहाँ पे प्रत्येक व्यक्ति एक खर्च करता था, अब 4 की कमी आ गई, तो एवरेज 4 कम हो गया भाई, समझ रहे। अब देखो मैंने क्या नोटिस करा कि भाई व्यक्ति 10 बढ़े, 10 व्यक्ति बढ़े, लेकिन मेरा एवरेज 4 कम हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, ये कितने लोगों की वजह से होगा, 10 की गुना में इसमें जब करूंगा, आप मल्टीप्लाई करोगे ऐसे, इसकी इसके अंदर और इसकी इसके अंदर, ये एवरेज के इस तरीके के क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका है। तो 10 की मल्टीप्लाई करूंगा 10a माइनस 10 की जब मैं 4 में करूंगा 40, ये आ गया, और प्लस करोगे ये, लेकिन ये प्लस ना होने की वजह से, निगेटिव आने की वजह से माइनस खाएगा, ठीक है। तो ये आ गया माइनस का 5 चौक 20, 200। ये वैल्यू में चेंज आया 10 व्यक्तियों की वजह से, लेकिन 10 व्यक्तियों की वजह से उसने क्या बताया, क्या कम हुआ, रख रखाव खर्च 40 रुपए प्रतिदिन का कम हुआ, बढ़ गया मतलब, है ना, बढ़ गया तो प्लस का, ये डाटा इसके इक्वल आया। तो अब मैं इसे भेजूंगा तो मुझे रिजल्ट मिल रहा होगा क्या, ये आ गया मेरा माइनस का 240, इधर आके प्लस का हो जाएगा 240, जब 40 में जोड़ेंगे तो 10 ए की वैल्यू आ गई 280, ठीक है भाई। तो ए की वैल्यू मुझे यहां से मिली 28। तो मेरा ना पहले वाला खर्च जो था 28 था पर स्टूडेंट, ठीक है, पर विद्यार्थी, पर छात्र, ठीक है। उसने पूछा कि छात्रावास का प्रतिदिन का मूल रख रखाव का खर्च कितना था पहली कंडीशन में। भाई एक विद्यार्थी पे 28 रुपये खर्च हुआ, तो 50 विद्यार्थी थे टोटल, 50 विद्यार्थियों पे 28 के हिसाब से 1400 रुपये खर्च होते थे। अगर आपने पिछले सेट हमारे देखे हों, ये कोई और ऑप्शन मैंने लिख दिया, चलो मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ भाई, ठीक है। चलो ये ऐसे तरीके से आप कर दोगे, ये आपका आंसर आ गया 1400। बताओ भाई आप समझ पा रहे होगे इन चीज़ों को। और ये लेवल मैंने करा रखा है, इससे टफ भी क्वेश्चन मैंने करा दिए पिछले 8 प्रैक्टिस सेट के अंदर, आप ईमानदारी से एक बार देखे तो आओ। ये क्वेश्चन भी मैंने पिछले सेट में कराया भाई। चलो करते हैं ना।
अगर आपने सेट नंबर 8 देखा होगा तो 9 में आप इस क्वेश्चन को इजीली कर पाओगे। मैंने बताया था कि कुछ भी जोड़ना है, घटाना हो, रेशो निकालना हो उस चीज का। तो देखो 5, 12, 29 और 57। तो ये तो आप, इसने बोला कि सब में कोई ना कोई संख्या आपने ऐड कर दी, या फिर घटाने पे भी क्वेश्चन दे सकते हो, ठीक है। और उस प्रक्रिया के बाद जो भी संख्या है सारी की सारी आपकी प्रपोर्शन में आ गई, यानी समानुपात में आ गई। तो मुझे वो संख्या ही याद करनी, तो मैं क्या करता हूँ, मैंने तरीका बताया था आपसे। आप यहाँ पे डिफरेंस निकालो, यहाँ पे 7 आ गया डिफरेंस, यहाँ पे आ गया 28। आप इसका भी रेशो मुझे दो, 1:7 चौक 28, 4 आ गया, ठीक है। अब आप इसकी मल्टीप्लाई इस वाले जोड़े के पहले में करोगे, 5 चौक 20। आप इसकी गुना इसमें करोगे, इसके पहले वाले में, ठीक है, दूसरे पेयर के। तो ये आ गया आपका 29। और मुझे इनका ना डिफरेंस चाहिए और पॉजिटिव चाहिए, इसलिए मैंने मोड लगाया। और बटे में आप क्या करोगे, इन दोनों का डिफरेंस, तो ये 3 आ गया। तो ये आ गया 9/3। ये मैंने पिछले सेट्स के अंदर भाई बहुत तरीके से समझा रखी चीजें शिद्दत से। तो वो संख्या 3 है जिसे जोड़ने पे रेशो में बन जाएंगे। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, ऐसे ही आपको करना है पेपर के अंदर क्वेश्चन। चलो भाई, ये नया क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल अभी जैसा क्वेश्चन आप करके आए, बिल्कुल मिलता जुलता क्वेश्चन है। आप इसे एक बार करो। गिव योर अटेम्प्ट टू दिस क्वेश्चन। एक विज्ञान मंच में भाग लेने के लिए पंजीकृत छात्रों का एक समूह की औसत आयु 17 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है भाई। कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनका एवरेज एज 17 साल है भाई। इस बार उसने नंबर छिपा लिया। 16 साल की औसत उम्र वाले 10 नए छात्र जुड़ते हैं। तो भाई 10 नए छात्र जुड़ेंगे तो n+10, ठीक है। जिसकी वजह से सभी छात्रों की औसत आयु 16.5, यानी पहले ये थे तो 17 थे, अब ये हो गए तो एवरेज एज है 16.5। तो मैं देख रहा कि 1/2 कम हो गया है ना, इधर क्या हो गया, 10 की बढ़ोतरी होगी, +10 हो गया। ये तो मैंने क्या क्वेश्चन को लिखा अभी तक। अब इसने आगे क्या बोला, मैं निकाल लेता हूँ कि 10 स्टूडेंट आए थे ना, इनका चेंज क्या रहा, टोटल वैल्यू में चेंज क्या रहा। ये देखो, मैं क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे करूंगा तो ये आ गया 165 आ गया ये, और माइनस का 1/2 और n। लेकिन अगर उस डाटा के अकॉर्डिंग मैं इस चीज को सोल्व करूं, मैं उस डाटा के अकॉर्डिंग इस चीज को सोल्व करूं एक बार, तो मुझे क्या दिख रहा भाई, मुझे एक चीज पता लगी कि भाई 16 छात्र थे, 16 की उम्र वाले 10 नए छात्र थे। तो मेरे हिसाब से तो ये चेंज आया, लेकिन डाटा के अकॉर्डिंग तो कुल चेंज 160 होना चाहिए ना। 16 की उम्र वाले 10 छात्र यानी 160 टोटल चेंज। तो भाई यहाँ से मुझे एक एन की वैल्यू निकालनी, तो मैं क्या करूँगा, इसे 1/2 एन को इधर लाऊंगा, इसे उधर जाके घटा दूंगा। इसे इधर ले आया और इसे इधर ले आया मैं, ठीक है। तो मुझे पता लगा 1/2 एन बराबर मुझे मिला 5। तो यहाँ से एन की वैल्यू आ गई 10, यानी स्टार्टिंग में जो छात्र थे ना 10 थे। ये क्वेश्चन करके दिखाओ प्रॉफिट एंड लॉस से। एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, अगर उप परिव्यय उसके लागत मूल्य का 20% है। देखो 300 रुपये में तो उसने खरीदा भाई, है ना। फिर उस पर ना थोड़ी एक्स्ट्रा खर्चे हुए उसके, वो आपके जो खरीद थी ना जो आपकी 300 रुपये, उसका 20% है। देखो भाई 300 रुपये में तो आपने खरीदा ही है उसे। अब 20% इसका और खर्च हुआ, इसका 10% की वैल्यू 30 होगी क्या, 20% की वैल्यू 60 होगी क्या, इसमें 60 और जोड़ देना आपको, यानी आपका टोटल खर्चा उस चीज को खरीदने पे आपका एक्चुअल सीपी 360 है। अब आपको ना ये बोला कि 30% का लाभ कमाने के लिए किस कीमत पे बेचना चाहिए। इसका 30% कितना होगा, इसका 10% है 36, और 30% करने के लिए 10% में 3 की गुणा कर दूंगा 30%, यानी 108। यानी इसको 108 और अधिक में बेचना पड़ेगा आपको। यानी कितने में बेचना पड़ेगा बताओ, एसपी क्या आ रहा भाई, 864, 468। तो यानी आपको ना इसे 468 में बेचना पड़ेगा। ये लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो भाई। ये बोला है 4800 का कितना, 16 से 2/3 का मतलब 1/6। देखो अगर 25% होता तो 1/4 होता, लेकिन 2 के बाद जीरो है, 2 जीरो कटेगी तो ये आ गया 400। 6 चौक 2400, 2400 से ये 2 बार कट जाएगा क्या भाई। तो मेरा 2 आंसर आ गया, 2 रुपये। कुछ नहीं करना था, बहुत आसान क्वेश्चन। ये लो भाई, इसे करो। इसे करो एक बार आप,
एक कार्यालय में काम को करते हुए n व्यक्ति, वह काम 60 दिनों, तो टोटल वर्क कितना आ गया? n व्यक्ति कर रहे भाई n, और 60 दिनों में काम को निपटा पा रहे, तो टोटल वर्क ये आ गया n गुना 60। अब इसी काम को करने का उसने तरीका चेंज करा, वो बोल रहा है कि हाँ जी, अगर 12 अतिरिक्त व्यक्ति काम करते, पहले n थे तो अब n प्लस 12 लोग हो गए, 12 अतिरिक्त हो गए, ठीक है। तो काम तो वही काम पूरा होने में 12 दिन कम, यानी पहले 60 दिन लगा रहे थे, तो आप 12 दिन कम यानी 48 दिन में काम निपट जाएगा। तो भाई ये भी वही काम है और ये भी वही काम है, तो दोनों काम बराबर होंगे, तो मैंने बराबर रख दिया। तो मैं जब काटता हूं तो मुझे पता लगा 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, यानी 5n इज इक्वल टू, मैं 4 के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो 4n प्लस 12 चौक 48, ठीक है। तो ये 5n में से उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो n की वैल्यू आ गई 48। यही चीज पूछ रखा उसने, ये चीज उसने पूछ रखा कि n का मान बताओ, पहले कितने आदमी थे, तो ये आ गया मेरा 48। आप इसे ना एक तरीके से और कर सको, देखो आपके दिन मैटर कर रहे हैं, आपके ह्यूमन पे कितने लोग आपके काम कर रहे हैं, ठीक है। तो पहले 60 दिन लगते थे, अब 48 दिन लग रहे हैं, ये डेज का रेशो है क्या? और डेज ज्यादा कब लग रहे? जब आदमी कम थे, जब आदमी ज्यादा होंगे तो डेज कम लगेंगे, ठीक है। यानी रेशो क्या चल रहा है अभी? 12 चौक 48 और 12 पंजे 60, डेज का रेशो है, ठीक है। तो यानी संख्याओं का रेशो क्या आ रहा होगा? 4 से 5 हुआ होगा, तो एक बढ़ा गया, लेकिन वो कितना बोल रहा? एक दिन बढ़ा, लेकिन वो बोला कि आपके 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 भाई, नहीं इसमें उल्टा कर दिया ना मैंने, डेज दे रखा 60 और 48 दिन दिया ना आपसे, तो 12 दिन कम लेंगे, ठीक है। तो डेज का रेशो 5-4 आ गया, तो यानी संख्याओं का रेशो 4 से 5 होने वाला है ना। और उसने आदमी कितने बता रखा, कितने बड़े? उसने बताया 12 आदमी, मेरे हिसाब से तो एक आदमी बढ़ा 4 से 5 होने में, उसने एक की वैल्यू 12 बता रखी, तो पहले वाले आदमी बताने, यानी 4 की वैल्यू बतानी। इधर भी 4 से गुना कर दो, इधर भी 12 चौक 48, तो 48 आदमी, ठीक है। तो भाई किसी भी तरीके से जाओ आप, ये कब है ये चीजें? जब आप कॉन्सेप्चुअली बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, ठीक है। ये चीजें आप वरना कर सकते हो पेपर निकालने के लिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। बताइए भाई, समझ पा रहे हो क्या दोनों तरीके से? चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। ये देखो, ये शायद आपने चीजें ना पढ़ी हो, बहुत कम लोगों ने ये चीजें पढ़ी होती हैं, ठीक है। ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपका क्वेश्चन है, क्रम से और संचय से, ठीक है। देखो ये शब्द दिया हुआ है एक, मैकेनिकल है के, हाँ जी, एम, एक मिनट भाई, MECHANICAL, मैकेनिकल, ये सब दिया हुआ है, ठीक है। इसमें बोला कि कितने अक्षरों से कितने 5 अक्षरों के इस प्रकार शब्द बन सकते हैं कि शब्द हमेशा एक व्यंजन से शुरू हो। तो यानी कि आपका शब्द शुरू हमेशा व्यंजन के साथ होना चाहिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप काउंट करो व्यंजन है कितने, यानी 5 शब्द बनाने ना आपको। देखो एक 5 शब्दों का एक आपको वर्ड तैयार करना, 1 2 3 4 5 ऐसे रहे होंगे। तो इसने बोला कि स्टार्टिंग आप एक व्यंजन से करो। व्यंजन कितने हैं इसके अंदर भाई? व्यंजन क्या होता है? कॉन्सोनेंट, 1 2 3 4 5 और एक 6, है ना। तो 6 ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे रखने के लिए, ठीक है। तो यानी कि मैं 6 के 6 में से कोई भी ले सकता हूँ क्या? बताओ, MCHC और L, यानी कि 6 ऑप्शन आपके पास है यहाँ पे रखने के लिए। बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब क्या है, एक वर्ड तो यहाँ पे इनमें से 6 में से कोई था ना, ओ भाई गिर गया था मैं सॉरी भाई, इसे उठा दो यार यहाँ से, क्या चोट फाट लग जाएगी, गिर गा गया कोई सटा। अब देखो, अब आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना, 10 है। तो उसमें से आपने एक तो यूज ले लिया, अब आपके पास कितने ऑप्शन है आगे रखने के लिए? 9 ऑप्शन आपके पास यहाँ है। अब आपने 2 वर्ड यूज ले लिए, रिपीट थोड़ी कर दोगे आप। अब आपके पास यहाँ पे रखने के लिए सिर्फ 8 ऑप्शन है, यहाँ पे रखने के लिए आपके पास सिर्फ 6 ऑप्शन है, सॉरी 7, यहाँ पे रखने के लिए आपके पास सिर्फ 6 ऑप्शन है। लेकिन अब पंगा क्या है, आप नोटिस करो कि यहाँ पे ना ये कॉन्सोनेंट ये 2 बार आ गया ना, तो यहाँ पे फैक्टोरियल 2 से आप क्या करोगे, एक बार डिवाइड, तो 2 फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 गुना है, तो मैं 2 ही लिख दूंगा, ठीक है। अब और भी कोई सा ऐसा वर्ड है क्या? एम, और भी है क्या कोई? एम आगे एक तो आपके पास, सी 2 बार है, हाँ हाँ हाँ,
MECH, मैं नीचे लिख रहा भाई एक बार, MCHNL, ठीक है, MCHN और एक बार C हो रहे और एक बार L हो रहा है, ठीक है। तो एक बार रिपीटेशन आपने C में देखा तो मैंने फैक्टोरियल 2 लिया, और फैक्टोरियल 2 का मतलब क्या है, 2 से शुरू करोगे आप 1 तक जाओगे, तो मैंने एक ही बार 2 लिखा। और एक बार मैंने ना यहाँ पे रिपीटेशन देखा कि यहाँ पे ना एक बार ये भी तो है ना, ये वहीं के वहीं पे रिपीट हो सके ना, तो ये यानी मेरे पास ना एक बार ये तो मैं C को रखूंगा आगे, या फिर मैं क्या रखूंगा, मैं एक बार मैं L को रखूंगा। तो मेरे पास यहाँ पे सिर्फ 4 ऑप्शन के अंदर भी मेरे पास 2 ही ऑप्शन है, तो इसलिए मैं यहाँ पे फैक्टोरियल से भाग दे रहा हूँ, तो नहीं, तो एक बार L के लिए आ गए। ये आपका पूरा डाटा है भाई, ये सोल्व करना आपको, ठीक है। अगर आप डिमांड करोगे तो आप कमेंट में जरूर बता दिए, पूरा चैप्टर 2 से 3 घंटे में एक बड़ी वीडियो बना के भी करवाया जा सके, ठीक है। 4, तो 4 से जब मैं से काटूंगा तो ये 2 आ गया। अब मैं देखता हूँ यूनिट डिजिट अलग अलग है क्या, मैं फंस सकता हूँ सिर्फ 2 ऑप्शन में, ठीक है। मैं क्यों चेक करूँ यूनिट डिजिट में, डिजिट सम भी चेक कर सकता हूँ भाई, ठीक है। मैंने इसे काट दिया तो मेरे पास आ गया 6 × 9 × 2 × 7 × 6, ये इतने ऑप्शंस थे मेरे पास भाई, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि इसमें ना 9 से मल्टीप्लाई हो रही है, और जब 9 से किसी मल्टीप्लाई हो जावे ना तो वहाँ पे डिजिट सम मेरा क्या बन जावे, 9 बन जावे, ठीक है। तो अब मैं पहले एक बार यूनिट डिजिट भी चेक करे, तो 9 6 54, 4 4 दूनी 8 8 8 6 56, 6 6 36 6, तो लास्ट में मुझे 6 मिलेगा सबसे पहले तो, और लास्ट में 6 मेरा यहीं पे है। और दूसरी चीज़ मैं क्या चेक कर सकता हूँ, अगर मान लो कोई एक और रैंडम ऑप्शन ऐसा है जिसके पीछे 6 है, तो मैं डिजिट सम भी चेक कर सकता हूँ, ठीक है। मैं देखा कि अगर 9 आ गया ना तो पूरी डिजिट सी 9 बन जाएगी। अब देखो 9 9 और 6 15, 16 17 17 होने का मतलब 8 8 और 7 15, और भाई 15 बनेगा, 7 6 6 दूनी 12 और 1 13 14 15 15 6 21 21 9 30 बैठ रहा है, तो है ना। चलो कोई नहीं, आप ये इससे भी कर लो तो वो बहुत है आपके, रिपीट नहीं हो रही ना भाई डिजिट। 9 6 54, 4 दूनी 8 8 34 56 56 36, तो 6 है डिजिट, यूनिट डिजिट मेरी है ना, तो इसी के अंदर मेरी यूनिट डिजिट 6 दिख रही है मुझे, है ना। और बाकी अच्छे मल्टीप्लाई में है ना, ये मैं जोड़ रहा इन्हें, हाँ 9 6 54 54 का 9 बन गया, और भाई 9 दूनी 18 18 का फिर से 9 बन गया, है ना। और 9 7 63 63 का फिर से 9 बन गया, है ना। और 9 के 9 6 54 54 का फिर से 9 बन गया, यानी डिजिट सम भी मेरा 9 होना चाहिए। और तो यहाँ पे भी क्या है, 5 और 4 9, और 6 7 8 9, देखो 5 और 4 9 9, और 3 मेरा बन गया 12, और 6 18 18 का मतलब 9, तो यही मेरा हर हाल में आंसर होगा। डिजिट सम लगा लो या यूनिट डिजिट लगा लो, आप मैनुअली मल्टीप्लाई मत करियो, टाइम सेव करियो अपना, ठीक है। अभी क्वेश्चन दिखाओ वर्क एंड टाइम से करके भाई। अब नहीं गिरने के भाई, एक काम अकेला ए 8 दिनों में पूरा कर सकता है, ए तो 8 दिनों में पूरा कर सकता है, और बी कर सकता है भाई 10 दिनों में। मैंने काम मान लिया सबसे पहले, तो कितना इसका मल्टीपल 40, 8 पंजे 40 और 10 चौक 40, तो कुल डेज पूछा सबसे पहले तो उसने, तो 40 को 9 की एफिशिएंसी से जब करोगे तो 40/9 किस में, 2 ऑप्शंस में मेरे ये चीज़ मिल गई मुझे, है ना। तो यानी ये मेरा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब देखो उसे ना हिस्सेदारी मैं कर रहा हूँ भाई, शुरू से आखिर तक काम कर रहे, तो इसी रेशो में पैसा मिलना चाहिए ना, 5 और 4 9, लेकिन पैसा बताया कि 900 रुपये मिला, तो 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 100, एक की 100 आ गई तो पहले वाले को 500 रुपये मिलेंगे, जिसकी वैल्यू 4 है उसे 400 मिलेंगे, तो 500 और 400 देखो, 500 और 400 और 40/9, ये मेरा ऑप्शन सी आंसर हो गया भाई, ठीक है। आप पढ़ो इसे, कर लोगे आप इजिली, आसान क्वेश्चन दिख रहा है। अब ये क्वेश्चन सेट से भी है, देखो बहुत ध्यान से, किसी भी समुच्चय के लिए ए डैश और डैश के बराबर अब क्या होगा, ठीक है। अब आप समझो इसकी वैल्यू क्या होगी भाई, ये देखो मैं अगर एक यूनियन मान के दिखाता हूँ मैं इसे ना, थोड़ा सा क्या है, अभी अगर आप पूरा सेट थ्योरी पढ़ाए तो टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, मैं क्या कर रहा हूँ थोड़ा सा आपको आइडिया दे रहा हूँ इसके बारे में। ये चीज़ें ना मैराथन से कवर करवाई जा सकती है, अगर आप डिमांड करोगे तो हम करा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यूनियन मान लो कुछ ना कुछ, यूनियन मतलब होता है कि एक यूनियन यूनिटी, यानी जो भी आप डाटा बना रहे होंगे सबका यूनियन है एक साथ, ठीक है। तो मैंने ना तो कुछ डाटा लिख के दिखा देता हूँ, 1 2 3 4 5, मैंने इसके अंदर मान लो कि यूनियन में ये डाटा है, ठीक है। अब मैं दिखाता हूँ आपसे ए वैल्यू अपनी तरफ से, मैंने मान लिया कि एक डाटा ए है, इसके अंदर है 1 2 3, ठीक है।
यूनियन ये है और एक डाटा ये है, तो मेरा ना ए डैश का मतलब क्या है, ये वाला डाटा क्या है, ये वो डाटा की डिनोट करेगा, उस डाटा को बतावेगा जो इसके अंदर आ गए ना, उनसे अलग जो बच गए, तो उनसे अलग ये बच गए क्या भाई, ये होता है सही में चीज, ठीक है। लेकिन इसने इसकी वैल्यू नहीं पूछी, इसने एक बार और बाहर डाटा लगा दिया, ठीक है। अब देखो मेरा यूनियन तो ये है, ठीक है, और एस डैश की वैल्यू मेरे पास ये है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। अब क्या है, अगर आप मेरे से बोल लो कि मुझे ये भी नहीं चाहिए, मुझे तो ए का डैश का भी डैश चाहिए, तो यानी इसका मतलब वो वाला डाटा जो जिसमें ये नहीं है, ये नहीं, अभी मैं दोबारा से फिर से यूनियन को देखता हूं मैं, जिसके अंदर ये नहीं है, तो वो डाटा फिर से 1 2 3 ही आ गया क्या, 1 2 3, और ये चीज सेम है क्या, तो यानी मुझे पता लगा ए डैश का बाहर डैश होना, इसका मतलब ए हो जाना वापिस है क्या, ठीक है भाई। इससे बेस्ट कोई तरीका आपके दिमाग में हो तो मुझे जरूर बताइए भाई, ठीक है। ये क्वेश्चन करो। पवन में इसको 2400 रुपये 3 साल के लिए देता है, ठीक है। देखो भाई 2400 रुपये किसी रेट से 3 साल के लिए दिए गए, ठीक है, या फिर क्या है जो उनको 3600 रुपये 5 साल के लिए समान ब्याज दर पर दिए जाते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैंने मान लिया कि 5%, एक बार मैं ना इस चीज के पीछे का बैकग्राउंड समझाता हूँ, क्योंकि मैं जिस तरीके से करूँगा बहुत ईजी पड़ जाएगा आपको, ठीक है। तो लेकिन पहले आपकी बेसिक स्ट्रक्चर पीछे का वर्कआउट पता होना चाहिए कि इसके पीछे क्या काम है। मैंने मान लिया कि 5% की रेट से आपने 2 साल के लिए पैसे दिए, ठीक है, ये परसेंटेज रेट है और ये टाइम, समझो बात को, इसके पीछे का बैकग्राउंड तैयार करो पहले अपना, ठीक है। फिर ये एक लाइन में इस टाइप की क्वेश्चन करोगे आप, 5 दूनी 10, तो आपको 10% ब्याज मिलने वाला क्या, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस ईयर को ही एलिमिनेट करने के पीछे में लग गया भाई, मैं देख रहा कि मैं ना ये 2 इसमें जोड़ दूं, मैं यानी 10% के रेट से 1 साल के लिए अगर पैसा दे दूँ तब भी मुझे 10% ही ब्याज मिलेगा क्या, तो यानी इस चीज़ से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मैं क्या करूँगा, यानी मैं क्या करूँगा, या तो मैं अपना ब्याज बढ़ा लूँ या मैं अपना प्रिंसिपल बढ़ा लूँ, ठीक है। मैं क्या मान रहा भाई, 2400 रुपये पर 3 साल में मुझे जितना ब्याज मिला किसी एक रेट से, मैंने कोई भी रेट मान ली, ठीक है, उतना ही ब्याज मुझे 24 या 72 रुपये पे 1 साल में भी मिलेगा क्या। देखो समझो मेरी बात को, मैं क्या बैकग्राउंड बना रहा इसका, मैंने 2400 रुपये पे मैंने मान लिया कि 3 साल ब्याज लेना मुझे, मैंने मान लिया मेरी रेट 2 रही हो, 2 मान ली मैंने, ठीक है। या फिर मैं ऐसा कर दूं कि 24 तिया 72, 7200 पे 1 साल में भी मुझे 2% के रेट पे वही ब्याज मिलेगा क्या, आप निकाल के देख लो। परसेंटेज के लिए यहाँ भी 100 लगाओ, आप यहाँ भी 100 लगाओ, ठीक है। उसी रेट के लिए मैंने क्या करा भाई, चीज़ें चेक करी, तो मैं देख रहा कि सच में 24 या 72 और यहाँ पे भी वही चीज़ बैठ रही है आपके, ठीक है। मैंने क्या चीज़ सेम ले लिया, मैं दोबारा बता रहा, मैंने ना वो यहाँ पे 3 था, मैंने उसकी यहाँ पे ऑलरेडी मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अब 24 या 72 दूनी 144, यहाँ पे भी आपके 2 ही कम, तो 72 दूनी 144, वही चीज़ ब्याज सेम मिल रहा है आपको। तो मैं यहाँ पे भी वही खेल बनाऊंगा इस क्वेश्चन का। देखो अगर आप समझ पाई हो तो भाई ये देखो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यानी मैं 2400 रुपये पे 3 साल में किसी रेट से जो ब्याज मिलने वाला था 24 या 72, यानी 7200 रुपये पे 1 साल में भी मुझे वही ब्याज मिलेगा क्या। मैं मान लेता हूँ कि मेरा प्रिंसिपल 7200 रुपये है, यानी मैंने अपना प्रिंसिपल यहाँ पे 7200 मान लिया, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 3600 रुपये पे ना 5 साल ब्याज ना लेगा, मैं 36 गुना 5 यानी 18000 इतने रुपए पे 1 साल का ब्याज मान लूँ क्या मैं, ठीक है। और मुझे वो ब्याज है ना दोनों राशियों पे कुल कितना मिला वो देख लो, 2400 रुपये। परसेंटेज के लिए आप गुना 100 करो और आपका क्वेश्चन हो गया भाई, ठीक है। सबकी 2 2 जीरो आप काट दो या फिर आप इसी जोड़ लो, मैं कर देता हूँ भाई, ठीक है। ये 2 जीरो ऊपर से इधर और 2 जीरो ये ऊपर आ गया 24,0,0,0,0 और नीचे आ गया 2 जीरो, और ये आप जोड़ दोगे, सॉरी 72 को जोड़ो आप 180 में, ये आ गया 2, ठीक है। 18 और 7 15, ठीक है। ये मैंने सही कर दिया ना भाई, गलत कर दिया मैंने भाई, यानी 2 जीरो मैंने पहले लगा, अरे यार ये है मेरा डाटा ये, ठीक है। 4 जीरो और मैंने 2 जीरो पहले लगा दी। अब 180 में मुझे जोड़ना है, 70 को जोड़ता हूँ पहले मैं, ठीक है। 8 7 150, हाँ 250 और भैया 52,
ये 252 मिला मुझे भाई, ठीक है। मैंने 2 जीरो से अब 2 जीरो काट दी अपनी, तो मेरे पास कितना बचा, 2400 और बटे में है मेरे पास 252, ठीक है। अब मैं क्या देख रहा कि अगर ये ना मैं इसे थोड़ा अप्रोक्सीमेट भी करके देखूं, तो मैं अगर इसे 250 मान लूँ, या फिर मैं इसे काट ही देता हूँ भाई, मैं इसे 2 से क्या, मैं 4 से काट देता हूँ, 4 पंजे 20, 4 से काट दूँ, 4 छिक्की 24 से 600 आ गया, 4 से काटूंगा, 4 छिक्की 24 और 4 तिया 12, ठीक है। तो मेरे पास ये डाटा आ गया भाई, है ना। अभी भी मैं इसे काट सकता हूँ 3 से, तो ऊपर तो आ गया 200, और जब 3 से नीचे काटूंगा मेरा 21 आ गया भाई, ठीक है। अब 21 से मैं जब भाग देने की शुरुआत करूंगा, तो 21 पंजे 200 है ना, ये मैंने काट दिया, 200 और ये आ गया 21 से मैं से भाग दूंगा, तो भाई ये तो बहुत बड़ा आंसर बैठ गया। ये क्या गड़बड़ कर दिया हमने इसमें, ये मैंने 2400 ले लिया भाई, और ये 1200 है। कोई बात नहीं, अगर ये 1200 है ना, तो आप सारी चीज़ों को आधा कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 1200 हो जाएगा भाई, यहाँ पे सारी चीज़ें अपने आप में ये आधा हो जाएंगी, ठीक है। ये भी 12 बन गया, ठीक है, और मेरा ये भी 12 बन गया। ये गलती हो जाएगा, पता नहीं क्या रीज़न है भाई, ये भी 12 हो गया, है ना। तो यहाँ पे भी क्या होगा, यहाँ पे मेरा 300 हो जाएगा भाई, और यहाँ पे मेरा 100 आने वाला क्या अब, तो ये आया 100, ठीक है। और ये बटे में क्या है भाई, मैं अभी से भूल गया क्या लिख रहा था मैं भाई, मैं दोबारा से ही कर रहा भाई, ठीक है। इसे मैं दोबारा कर रहा सारे क्वेश्चन को, मैंने समझा तो आपसे दिया ही ना, बेसिक लिखने में से मैं कोई बड़ा लोचा नहीं है भाई। देखो मुझे ब्याज मिल रहा है 1200 रुपये, मैंने कहीं 2400 का ऐसा लिख दिया मैंने एकदम से, ठीक है। 24 या 7200 रुपये, और 36180 और 00, तो मैंने देखा 002 18 और 7 मेरा आ गया, अब ये मैंने दिख दिया ना 52, तो 25200, और ये 100 में लगाता हूँ परसेंटेज के लिए, तो मेरी 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, 252 से मुझे इसे भाग देना अब, ठीक है। मैंने 4 से काट दिया, तो ऊपर आ गया 300, 4 छिक्की 24, 4 तिया 12, 300 बटे 63 आ गया मेरा, ठीक है। अब मैं 63 से जब 300 को भाग दूंगा, तो मैं नोटिस कर रहा कि अगर ये ना, ये पूरा 5 बार भी कट सकता था, ठीक है। लेकिन ये अगर 60 होता तो ठीक है, अगर ये 60 होता तो पूरा 5 बार कट जाता मैंने, लेकिन नीचे वाले डाटो को बढ़ा दिया, तो मेरा आंसर छोटा आने वाला, ठीक है। तो 4.76 मेरा आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। क्योंकि नीचे वाला डाटा असलियत में थोड़ा बड़ा है, तो आंसर थोड़ा छोटा आने वाला भाई, ठीक है। तो मैं सीधा 5 पे नहीं पहुंचने का, 5 से मैं छोटा रहूंगा, और थोड़ा सा छोटा, तो 4.76 ये इजी क्वेश्चन था वैसे, बस हम थोड़ा डाटा को गलत लिख लिया था। अब भाई ये देखो क्वेश्चन क्या बोला, थियांगी को 5 विषयों में औसतन 50% अंक मिलते हैं, ठीक है। 50% अंक मिलते हैं भाई उसे, ठीक है। और वह 20, 18, 16, 12, 14 और 12 के अनुपात में है, ठीक है। 50%, यानी ये जो रेशो है 50% अंक के हैं क्या आपके पास, ये जो दिख रहे हैं आपको, ठीक है। ये 50% अंक के रेशो है क्या। तो आप एक बात बताओ, ये कितना है, 20, 30, 40, 50, 60, और भाई 8 और 6 14 और 4 18 और 2 20, यानी 80 मार्क्स जो है ना, ये 50% की वैल्यू है। तो यानी अगर मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, तो पूरे 100% मार्क्स कितने होंगे, 160। अब 5 लोग हैं भाई, 1 2 3 4 5, देखो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। तो 160 हैं विद्यार्थी थे, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को भाई, 160 विद्यार्थियों में मैंने बांट दिया। अगर टोटल मार्क्स होते ना, और सबको देखो क्या बोल रहे हैं, अगर उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक 60% और प्रत्येक विषय के समान अधिकतम अंक समान है, ठीक है। तो यार ये 20-20 बट जाएंगे क्या भाई, कितना, 5 लोगों में जब मैं इसे बांटूंगा, तो 32 मार्क्स था पूर्णांक आपका, ठीक है। यहाँ 32 में से नंबर आने, यहाँ पे भी 32 में से आने, यहाँ पे भी 32 में से आने, यहाँ पे भी 32 में से आने, और यहाँ पे भी 32 में से नंबर आने, ठीक है। लेकिन वो लेके कितने आए, वो ये लेके आया, पूर्णांक है भाई ये, ठीक है। समझ रहे आप मेरी बात को। प्राप्तांक कितना है, प्राप्तांक ये लेके आया 20, ये लेके आया 18, ये लेके आया 16, ये लेके आया 14, ये लेके आया 12। भाई मुझे क्या पता था, मुझे पता कि 80 नंबर आए टोटल, देखो आप रेशो के अकॉर्डिंग। ये बोला कि 50% ही नंबर बटे, तो 50% होने का मतलब क्या है कि 80 आ गया मेरा, 80 जो है मेरा 50% की वैल्यू, तो टोटल मार्क्स मेरा कितना रहा होगा, 160। अब मैंने 160 को जब 5 लोगों के बीच बांटा, तो मेरा पूर्णांक कितना 32 32 32 था, लेकिन वो इस तरीके से ले गए नंबर,
बताओ भाई, मेरी बात समझ रहे क्या? ये 50% ही बैठ रहा है, जोड़ के देख लो चाहे इसका ओवरऑल, ठीक है। लेकिन उसने एक चीज बताई, अगर उत्तीर्ण, अब पास होने की कैटेगरी क्या है, उसने बोला कि अगर आपके उत्तीर्ण अंक अधिकतम अंक का 60% है तो आप पास है, वरना आप फेल हैं। तो भाई अधिकतम अंक कितना है हर एक सब्जेक्ट का? 32 है। तो 32 का जब आप 60% निकालोगे, यानी 3/5 आपको निकालना है इसका, ठीक है। 60%, तो मैं देख रहा हूँ कि भाई ये कितना आ गया मेरा, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, ठीक है। 3 दूनी 6 और 3 तिया 9, और इसके बटे में 5 लगा हुआ है, ठीक है। यानी 6 दूनी 12, 2 8 16 और 1 17, सॉरी 19, 19.2 आ गया आपका भाई कैटेगरी मार्क्स। अगर आपके इससे अधिक है तो आप पास हो, वरना आप फेल हो। तो 19.2 से अधिक सिर्फ एक ही विषय में है क्या? तो उसने क्या पूछा, उसने पूछा कि आप कितने विषयों में अनुत्तीर्ण हो? 1 2 3 4, 4 विषय में आप फेल हो गया, बताओ। 4 विषयों में आप हो फेल। ये अच्छा क्वेश्चन था भाई, अगर आप सोच पा रहे तो। भाई 80 मार्क्स आए, और ये अपने आप में उसने बोला कि टोटल का 50% है, तो टोटल 160 बनेगा क्या? 160 अगर टोटल है तो मेरे पूर्णांक जो है 32 32 32 रहे होंगे सबके। बताओ, यहाँ तक किसी को दिक्कत है? लेकिन लाए तो में ये है, ये वाले मार्क्स उसके आए। लेकिन उसने बताया कि आपका पासिंग मार्क्स जो है, आपके टोटल जो पूर्णांक है हर एक सब्जेक्ट का 32 था, उसका 60% है। उसका 60% की वैल्यू मैंने निकाली 19.2। आपने चेक करा कि एक ही बंदा पास हो रहा बस, जिसके इससे अधिक अंक है, वरना सब इससे कम वाले हैं, तो सब फेल हैं। ये देखो भाई, प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन है, प्रायिकता से भी। चलो ट्राई करेंगे भैया ना। एक थैले में 7 लाल और 3 नीली गेंदे हैं, ठीक है। चलो, अब क्या हुआ, बिना प्रतिस्थापन के थैले में से एक के बाद एक दो गेंदें निकाली गई, ठीक है भाई। चलो, कितनी संभावना है कि अलग अलग रंग की हो? अच्छा, अलग अलग रंग की होने का पता कैसा लगेगा? आप एक बात बताओ, अलग अलग आप ये पता निकाल लो कि भाई सेम रंग की होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसे माइनस कर दो। पहले तो आप पता करो कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी बैठ रही है आपकी इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। भाई 7 और 3 10 गेंदे हैं आपके पास, और इन 10 गेंदों में से आपको 2 गेंद उठानी क्या, ठीक है। ठीक है, तो 10 गेंद में से आपको 2 गेंद उठानी क्या आपको भाई, ठीक है। नीचे 2 का फैक्टोरियल जब आप ब्रेक करोगे तो 2 ही कम, तो 90 को आप 2 से भाग दोगे तो आपको मिला 45। टोटल चांस कितने हैं? 45, ठीक है। टोटल आपके पास 45 चांस हैं भाई, ठीक है। 10 में से आपको 2 गेंद उठानी थी भाई, गोलियां गेंदे, ठीक है, जो भी है। अब आप एक बात बताओ, उनके अलग अलग रंग की होने की प्रोबेबिलिटी आप निकालनी है, तो आप क्या है, एक रंग की होने की निकालने की चेक कर दो। पहले आप चेक करोगे, अगर वे सारी की सारी गेंदे मैं इस रंग की उठा दूं लाल की गलती से, मुझे ये चीज चाहिए नहीं, लेकिन मैं इसे निकाल के इजी कर पाऊंगा। या फिर मैं क्या कर दूं कि दोनों की दोनों गेंद में क्या हो जाए, दूसरे वाला नीली वाले की चांस कितने हैं? 3। भाई देखो, मेरे पास लाल गेंद कितनी है? 7। मैं सोच रहा कि मैं सारी की सारी, मेरे पे क्या पता दोनों की दोनों लाल उठ जावे। मैं सोच रहा कि क्या पता मेरे पे दोनों की दोनों लिल्ली उठ जावे भाई। समझ रहे मेरी बात को? तो मैं भी चांस पता कर लूँ जो नहीं हो सकते। अगर मैं उसमें से होने वाले में से घटा दूंगा तो वे वाले मिल जाएंगे जो मेरे फेवरेबल है, जो मुझे चाहिए। तो आप एक बात बताओ, 7 को 2 बार जब आप ओपन करोगे, 7 गुना 6, और 2 को जब 2 गुना 1 आप ओपन कर रहे होंगे, ये आ गया। और 3 को आप 3 से 1 कम 2 और 2 ही कम 2, आप ऐसे लिखोगे तो आप देख रहे हो 2 तिया 6, 7 तिया 21, 21 चांस तो ये है कि ये नहीं हो सकते जो है। और 2 ही कम 2 3, तो आपको पता लगा कि 24 चांस वो है जो आपके फेवर में नहीं है, ठीक है। अब 45 चांस टोटल थे, 24 चांस वे वाले हैं जो कि बता रहा कि भाई एक ही रंग की हो जाएंगी अगर, ठीक है। लेकिन एक रंग की ना होने वाली चाहिए हमें, तो 24 चांस मुझे नहीं चाहिए। तो भाई ये तो मैं है कि जो मेरे फेवर में नहीं है कंडीशन। अब कंडीशन बच कितनी रही? 45 टोटल है, 24 मेरे फेवर में नहीं जा रही, तो 21 है कि जो मेरे फेवर में जा रही 45 में से। तो आप 3 से काटोगे 7, 3 से मैं से काटूँ आप 15, 7/15 मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ये बढ़िया क्वेश्चन है प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। यानी 2-3 चीजें आपको पढ़ने लायक है, यानी सेट थ्योरी। आप यूपीएससी अगर 2017 के हिसाब से प्रिपेयर करके जाओ तो सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ये चीज़ आपको पढ़नी पड़ेगी भाई, ठीक है। ठीक ठाक पढ़ के जाओगे आप इन्हें, वरना और सारा मैथ्स बिल्कुल सेम है। ये देखो भाई आपके सामने क्वेश्चन एमडीएच वाले मेथड से। क्वेश्चन थोड़े लेंथी दिखते हैं यहाँ से भाई, है ना।
इसके बाद अगला क्वेश्चन, करो भाई से आप एक बार। एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है, ठीक है। आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लिया, टाइम लिया 92 डेज, ठीक है। एक अनुबंध को 92 दिनों में पूरा किया जाना है भाई, ठीक है। अब आगे देखो आप क्या है। अब आपने क्या करा, बराबर कार्य क्षमता वाले 260 व्यक्ति को काम पे लगाया, ठीक है। यानी इसे करने के लिए 260 व्यक्ति लग गए क्या। चलो फिर आगे देखो क्या हुआ, जिसमें प्रतिदिन 16 घंटे काम किया, इन्होंने 16 घंटे काम किया। मैं एमडीएच में वैल्यू पुट कर रहा हूं भाई, ठीक है। आपको होता है एम डी एच बटे जो काम आप कर रहे हो ये इक्वल होगा M1 D1 H1, और जो काम कर रहे हो ये इक्वल होगा M2 D2 H2 बटे W2, ठीक है। यहाँ पे एफिशिएंसी का भी रोल आ जाएगा, तो आप एफिशिएंसी 1 इधर ले रहे होंगे, एफिशिएंसी 2 इधर ले रहे होंगे, ठीक है। तो मैं इसमें वैल्यू पुट कर रहा, 260 आदमियों ने प्रतिदिन मतलब 16 घंटे के हिसाब से काम करना शुरू करा, और 66 दिनों तक इन्होंने काम कर दिया भाई, ठीक है। और इन्होंने काम का 4/7, यानी टोटल काम अगर 7 था ना, तो उसका 4 हिस्सा इन्होंने फिनिश कर दिया, ठीक है। समझ रहे मेरी बात को भाई। टोटल काम का कितना हिस्सा, टोटल काम का कितना हिस्सा फिनिश कर दिया भाई। यानी अगर टोटल काम 7 था तो उसका 4 हिस्सा यहाँ पे फिनिश हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कह रहा है कि भाई अब क्या करें। अब क्या है कि इसने देखा कि भाई टाइम तो ज़्यादा लग लिया, लेकिन काम आप उतना कर नहीं पाए। अभी 3 हिस्सा काम अभी और भी बचा हुआ है, W2 जो है 3 हिस्सा बचा हुआ है। तो आपको कितने आदमी बढ़ाने पड़ेंगे। मैं मान लेता हूँ कि टोटल आदमी मैं N लगाऊंगा, ठीक है। अब ये क्या है, काम भी इन्होंने डेली 16 घंटे कर दिया, अब 18 घंटे के हिसाब से करना शुरू कर दिया। और ये बोल रहा है कि काम टाइम पे पूरा हो जाए, ठीक है। तो यानी 66 दिन तो आपके ऑलरेडी लगी गए थे, 62 में 66 आप घटाओगे तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे आ गया 2, 26 डेज आपके पास और है। तो आप इस कंडीशन में काम को कर पाओगे। तो ये दोनों MDH बराबर कर दोगे आप। तो आप देख रहे कि 4 से आप 4 चौक 16 काट पाए, और भाई 3 छिंग 18, और आप इससे काट पाओगे इसे 10 टाइम्स, ठीक है। अब आपके पास 6 से आप इसे काटोगे 11 बार, तो 11 चौक 44, यानी 440 वैल्यू आई N की। और N क्या है, मैंने टोटल मजदूर अब 440 काम कर रहे हैं। अब इसने पूछा कि अतिरिक्त मजदूर कितने हैं। अब आप नोटिस करो कि भाई 440 मजदूर आज काम कर रहे हैं, 260 तो इनमें से पहले भी थे। तो अगर आप इसे माइनस कर दोगे आपको पता लगा कि भाई 180 मजदूर नए हैं आपके। भाई पहले 260 मजदूर काम करते थे, अब कितने काम कर रहे हैं 440। तो अगर मैं 440 में से 260 मजदूर घटा दूं, तो यानी 180 मजदूर मेरे पास आज ऐसे हैं जो नए हैं, जो पहली बार आज काम करने के लिए आए, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही एक ट्रेन 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही मोटरसाइकिल से 1 मिनट में आगे निकल जाती है। ट्रेन की लंबाई मीटर में कितनी होगी। देखो भाई ट्रेन किसी मोटरसाइकिल से आगे निकल रही, तो मोटरसाइकिल की डिस्टेंस को आप नगण्य मान के स्पीड को तो आप लेके चलोगे, लेकिन लेंथ तो कुछ नहीं होगी। तो ट्रेन अगर एक बाइक को पार कर रही है, तो ट्रेन खुद को ही पार कर रही है, क्या चीज़ बताओ सबसे पहले आप, ठीक है। बिल्कुल। अब 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, लेकिन स्पीड क्या है, ऐसा जा रहे हैं। रिलेटिव स्पीड क्या है, एक ही साइड में जा रहे तो घट जाएगी भाई। आप 72 में से आप 54 जब घटाओगे तो 18 आ गया। 72 में से आप 54, रिलेटिव स्पीड क्या होगी, एक साइड में जाओगी तो घट जाएगी, एक दूसरे के ऑपोजिट आती है तो जुड़ जाती है, ठीक है। तो 18, लेकिन किलोमीटर प्रति घंटे में तो 5/18 से गुना कर दे तो मीटर प्रति सेकंड में आ गया। 1 मिनट में आगे निकल रही है उससे। टाइम कितना है 60 सेकंड, यानी 18 से 18 गया, और 6 पंजे 30 यानी 300, यानी ट्रेन की लंबाई जो आ गई 300 मीटर मेरे पास आ गई भाई, ठीक है। अब मैंने एक क्वेश्चन ना जो बीच में रुका था, एक बार मैं उसे देख लेता हूँ। उसकी मुझे फिगर पहले कंप्लीट करनी पड़ेगी, फिर मैं उसे करा पाऊंगा। वो क्वेश्चन है कहाँ, अब ये वाला। चलो भाई इसे ना मैं एक बार ढूंढता हूँ, फिर मैं इसकी फिगर अभी बना दूंगा आपके सामने ही। वैसे आपका सेट पूरा हो गया। मेरा मोबाइल कहाँ है, ऐसे छुटवा नहीं सकते ना। वैसे तो मैं अगली शिफ्ट में भी करा सकूँ इसे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं ढूंढता हूँ, अगर मिल गया तो ठीक है, वरना फिर अगली शिफ्ट में ही करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये डाटा मुझे अगर मिल जाए भाई। हाँ ये थोड़ी ऐसी ऐसी फिगर है, इसने बनाया ऐसे कोई फिगर। मैं भाई बना रहा हूँ, थोड़ा आप पैसेंस रखियो, ठीक है। मैं कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से पूरी।
ये ऐसे है एक लाइन, ठीक है। और भाई इसको नाम दिया, नाम मैं बाद में दे दूंगा, ठीक है। और ये ऐसे था, दूसरी लाइन है ना। और ये एक ऐसी है सीधी है, मतलब ये बिल्कुल थोड़ा मेरा सीधा नहीं बन पाया, ठीक है। मैं इसे कैसे मिटाऊंगा भाई, ये मिट जाएगी क्या मेरी? भाई सिलेक्ट करो इसे एक बार, ट्राई करते हैं। ये मिट नहीं रही भाई, ये सीधी आप ये मान के चलो, ठीक है। ये पैरेलल है, ठीक है। और ये सी और डी भी ऐसी, मैं सेप सिलेक्ट कर लूँ एक बार, ये सीधी लेनी मुझे भाई, ठीक है। ये तीनों लाइन है ना सीधी है, अब ये मान के चलो पैरेलल है एक दूसरे के, ठीक है। और ये ऐसे गुजर रही है एक लाइन, ऐसे भाई, ठीक है। और ये मेरा बना यहाँ पे इस तरीके से, और यहाँ से मेरा इस तरीके से, ठीक है भाई। और इसमें दे रखा है ये मेरा ए, ये क्यों पॉइंट है मेरा, ये मेरा क्यों पॉइंट है भाई, और ये मेरा ए पॉइंट है, मैं अभी दिखा देता हूँ आपसे, ठीक है। और ये इसने बताया मेरे से एक्स डिग्री, और ये इसने मेरे से बताया है, ये मेरे से इसने बताया वाई डिग्री, है ना, ठीक है। और ये आर पॉइंट है, और ये मेरी ए बी लाइन है, और ये मेरी सी डी लाइन है, ठीक है। और ये क्या है, एंगल, ये एंगल है, ठीक है। ये एंगल है क्यों पी आर, क्यों, ये पी यहाँ पे है, ठीक है। क्यों पी आर का मान मेरे से इसने पूछ रखा है, ये मैंने फिगर तैयार कर दिया, आप देख पा रहे हो क्या भाई, ये दिख रही है आपको भाई, ये फिगर है इस क्वेश्चन की, ठीक है। तो इसने ना मेरे से क्या पूछा, इसने पूछा क्यों पी आर की वैल्यू, ठीक है। तो चलिए भाई इसे मैं ट्राई करता हूँ एक बार क्वेश्चन को करने की, है ना। आप ये ना तीनों लाइन ये पैरेलल है एक दूसरे के यहाँ पे, ठीक है। ये तो खुद ड्रा करी हुई है एक तरीके से, इसने मेरे से क्यों पी आर पूछा तो मैंने ये लाइन ऑलरेडी ड्रॉ कर दिया यहीं पे, फिर वैसे मुझे बाद में बनानी पड़ती है, ठीक है। तो ये बोला ए बी और सी डी एक दूसरे के पैरेलल है भाई, ठीक है। ये वाली चीज जिसने मेरे से सारी दे रखी, ठीक है। और ये एंगल क्यों पी आर, मैंने ना देखो ये क्या है, एंगल क्यों पी आर ऐसे बन रहा था एक तरीके से, मैं इधर बना के फिर से दिखा देता हूँ, इस तरीके से था ये वाली चीज ऐसे थी। ये वाली ना मुझे बाद में बनानी थी, तो मैंने पहले ही बना दी, मैंने खुद ड्रॉ करी भाई मेरी साइड से, मेरा पहला स्टेप है, ठीक है। तो मैं क्या करा, ए बी और सी डी पैरेलल है, ठीक है भाई। तो एंगल क्यों पी आर पूछा, तो मैंने क्या करा, मैंने ये वाली लाइन और अपनी साइड से ड्रॉ करी, ठीक है। अब मैं देख रहा हूँ कि मेरा रूल क्या बोल रहा है, ठीक है। ये बोल रहा है कि जहाँ पे भी जेड बनेगा तो एंगल सेम हो जाएंगे मेरे, ठीक है। ये एक्स यहीं से यहीं तक था क्या भाई, या फिर ये सारा एक्स था, है? एक मिनट, ये मुझे कल ही कराना पड़ेगा शायद, मेरे पास इसका डाटा ही सही नहीं है। मैंने ऐसे कल ही कराऊंगा भाई, इसमें ना डाटा सही नहीं है मेरे पास, ये मुझे ऐसे ही लग रहा है रिलीवेंट सा, ठीक है। कैसे करना है, फिगर ही सही नहीं है, दी गई आकृति और ये आकृति मेरे पास है ही नहीं, ठीक है। तो यही है कि गड़बड़ ना हो जाए कुछ। ठीक है, मैं इसे कल करा दूंगा जब अगला सेट करा रहूँगा, ठीक है। तो अभी के लिए आप इसे होल्ड कर दो, ये फिगर मुझे नहीं पता कि क्या दे रखी होगी इसके अंदर, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं जल्द। आप इस सेट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, मिलते हैं अगले प्रीवियस पेपर के साथ। थैंक यू क्लास।